राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की जमा उमस भरी मौसम के अंदर आप सभी का मैं फिर स्वागत करूं। भयंकर उमस हो रही है भाई, और मी बरसने का मौसम तो हो रहा है, लेकिन वो मी बरसने नहीं लग रहा। लेकिन भाई मी बरसिया जरूर है, कितने न कितने से बेशक दिखा ना हो। एचटेट वाला पेपर मी बरसिया है। कल एडीए वाला पेपर था, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी वाला का, एचपीएससी का, उन वाला पेपर का में भी मी बरसिया है। ठीक है, तो शनिवार और संडे आपकी दो परीक्षाएं चली हैं। एक तो आपकी एचटेट की तीनों लेवल की परीक्षाएं चल रही हैं, और दूसरा आपका एडीए है। एडीए का कल संडे वाले दिन एचपीएससी पेपर कंडक्ट करवाते हैं, ये परीक्षाएं चली है। तो भाई आज की क्लास के अंदर में आपका हरियाणा सीईटी ग्रुप डी जो आपका भी होना है इस साल, इस एग्जाम के लिए भाई मैं आप लोगों के लिए जो भी एचटेट की तीनों शिफ्टों के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था, उसके अंदर हर एक शिफ्ट के अंदर भाई 10-10 हरियाणा जीके के पर्सन थे। 10-10 तो वो लेके यानी टोटल 30% तो ये हैं। ओके जी, इसके अलावा जो आपका एचपीएससी एडीए का पेपर होया था, एचपीएससी ने लिया था, उसके भी 13-14% है भाई। ठीक है, ये सारे के सारे पर्सन कुल मिला के अभी बात करें तो 45-40% है। ये आप ही लपेटने का काम करें इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक। ठीक है जी, इन पर्सन की जो भी पीडीएफ वगैरह होगी वो आप लोगों को जो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, तो उधर पीडीएफ के सेक्शन के अंदर जाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भी उधर मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ वगैरह। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आओ पहले पर्सन से। पहला पर्सन नहीं आपका कंफ्यूजिंग पर्सन आ गया, और ये पर्सन आपका जो एचटेट का पेपर है उसके अंदर जो पीजीटी लेवल का था, यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम था, उसके अंदर तो हरियाणा जी की आसान दे रखी थी। टीजीटी और पीआरटी के अंदर फिल्टर पार्ट हरियाणा जी के दे रखी थी। देखो क्या कुछ मामला है। पहला प्रश्न हमारे पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? द मोस्ट कंफ्यूजिंग पर्सन ऑफ हरियाणा स्टेट टिल नाउ। ठीक है, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पर्सन है। कंफ्यूजिंग पर्सन क्यों है जी? कंफ्यूजिंग पर्सन इसलिए है, वैसे तो इसका सही आंसर आपका अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका आना चाहिए। ठीक है, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या, अगर हमें एरिया की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़े वन्य जीव अभ्यारण्यों के अंदर हमारा शुमार है अबूब शहर वाला। अच्छा जी, कितना आपको देखने को मिलेगा? लगभग 115 वर्ग मीटर का क्या है हमको इसका एरिया देखने को मिलता है, और ये हमें कहां पर, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज हमको पता है। लेकिन जी आपने तो एक बार पहले ये पढ़ाया था कि अबूब शहर को तो 2017-18 के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्यों की श्रेणी से हटा दिया गया था। हाँ भाई, बिल्कुल पढ़ाया था, और इसका में कुछ गलत भी को नहीं। अगर आप ना यकीन ना हो तो आप नेट के ऊपर जाके सर्च कर लो, अबूब शहर को वन्य जीव अभ्यारण्यों की श्रेणी से हटा दिया गया है। लेकिन अब अगर मान लिया, मानते कि अबूब शहर को वन्यजीव अभ्यारण्यों की श्रेणी से हटा दिया गया, तो इसके बाद कौन सा बनेगा? इसके बाद जिसका सबसे ज्यादा एरिया आता वो आता कालेसर का। ठीक है, कालेसर ये भी आपका यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है। कालेसर का एरिया में कितना देखने को मिलता है? 53.45 वर्ग किलोमीटर, इतना में एरिया देखने को मिलता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे ये बोलते हैं जी कालेसर तो नेशनल पार्क है, ये तो वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। ठीक है, तो इसको इसके अंदर आप कैसे शामिल कर सकते हो? चलो भाई, अगर मैं इसको भी नहीं मानता तो उसके बाद आएगा खोली रेतान। खोली रेतान कहां पर हमको देखने को मिलता है? पंचकुला के अंदर देखने को मिलता है खोली रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और जो पंचकुला के अंदर जो खोली रेतान, इसका हमें कितना एरिया देखने को मिलता है? तो इसका लगभग हमें 48.83 वर्ग किलोमीटर का एरिया देखने को मिलता है। ओके जी, अब तो ये कंफ्यूजिंग स्टेट होगी कि किसको हम लोग है हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य मानने। तो देखो भाई, मैं आप लोगों को बताता हूं। अब जो आपका एचबीएससी है, यानी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, और आपका एचएसएससी है, ये लोग भाई किसी चीज के ऊपर है अटके हुए होते हैं। एचएसएससी और एचबीएससी दोनों के दोनों। कैसे जी? जैसे मैं तुमको उदाहरण देके समझाता हूं। आप लोगों ने देखा हुआ कि करो चोटी, याद है तुम्हें? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटियों के अंदर आती करो चोटी। ठीक है, इसकी जो एग्जैक्ट हाइट है ना, एग्जैक्ट जो जमा फिक्स है, वह है 1467। इतनी इसकी हाइट 1467 मीटर एग्जैक्ट। लेकिन एचएसएससी इसकी 15-14 मानना है। हर साल बाढ़ पाड़े लो तरवा पाटता हो तो ठीक, बाढ़ ना ऑब्जेक्शन भी लगा लिया, सब की में कर लिया, लेकिन एचएसएससी 15-14 मानना है। एग्जैक्ट हाइट इसकी 1467 है, तो आप इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये जो पर्सन है, इस पर्सन के अंदर भी भाई जो पुराना डाटा है, उस डाटा के हिसाब से तो अबूब शहर है। अब यहां पर क्या होता है, हरियाणा के अंदर कोई एक फिक्स एजेंसी नहीं है। जैसे एसएससी के अंदर, एसएससी एक कंपनी को टेंडर दे देती है, टीसीएस को दे दिया, आईडीक्यूटी को दे दिया। ठीक है, तो वो कंपनियां खुद पेपर सेट करती हैं।
यहां पर क्या कोई फिक्स नहीं है। आठ तो जो के मेरा टायर बनाने वाली कंपनी उस लगे भी टेंडर दे ले पेपर बना दो, पेपर बना के दे देगी, ठीक है। तो आठ सीधा टेंडर काट दे, आई साल नई कंपनी से टेंडर मिला है, नई कंपनी पेपर बना हुआ है, नो कौन मेरा कौन सी कंपनी कहेगा पेपर काट दे, ठीक है। तो भैया उस कंपनी ने है क्या पता किसी बुक से डाटा उठाया हो, क्या पता डायरेक्ट नेट से उठाया हो, गूगल जेमिनी से, चैट जीपीटी से, क्या पता कहां से उठाया हो। अब ये सारी चीज जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, आपकी आंसर की के ऊपर। कल आप लोगों की मंगलवार को आंसर किया जाएगी, आज के न्यूज़पेपर के अंदर भी आया, उस आंसर की के अंदर हमको देखने को मिलेगा कि अबूब शहर देंगे ये, कालेसर देंगे या खोली रेतान देंगे, किसको है एचबीएससी आंसर मानेगा। जहां तक मेरे को पता है इनकी जो पुरानी रीत है, पुराना जो इनका चलन चलता हुआ आने लग रहा है, उस चाल चलन से मेरे को पता है ये अबूब शहर को ही मानेंगे, ठीक है। और अगर ये अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य को सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य मानते हैं तो उस केस के अंदर आगे से इन फ्यूचर अगर कोई भी एग्जाम हो, लाइक आपका एचएसएससी का हो, चाहे आपका एचटेट का हो, चाहे आपका एचपीएससी का हो, आपको हमेशा अबूब शहर को ही मानना है, चाहे आपका खोली रेतान बड़ा हो, चाहे आपका कालेसर बड़ा हो, ठीक है। आपको हमेशा किसको मानना है, अबूब शहर को ही मानना। अगर अबूब शहर ऑप्शन में ना दिखे तब आप इन दोनों को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहे जी, कालेसर तो नेशनल पार्क है, हाँ भाई नेशनल पार्क है, लेकिन कई बार एग्जामिनर कालेसर को वन्यजीव अभ्यारण्य भी मान ले हैं। अगर कालेसर को नेशनल पार्क माने तो खोली रेतान है, ठीक है। और इसको अगर नेशनल पार्क ना माने, वन्यजीव अभ्यारण्य मान ले तो ये आपका वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में माना जाएगा, उस टाइम ये हो जाएगा आपका बड़ा। वीर शिकारगढ़ ये भी आपका पंचकुला के अंदर है, इसकी ट्रिक भी कराई थी। शिकार किसका करते हो, कुल्ला, कुल्ले का, पंचकुला, पंचकुला के अंदर वीर शिकारगढ़। खोली रेतान खोल दो, रेत के ढेरों को खोल दो, ठीक है। पंच मार के सारे ढेर खोल दो वहां, पंचकुला। सारी ट्रिक के साथ याद करवा रखे हैं भाई। टोटल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य अभी वर्तमान में 7 हैं, पहले 8 होते थे क्योंकि अबूब शहर को उस श्रेणी से हटा दिया। लेकिन अब अगर एचबीएससी वाले इसको मानते हैं तो चाहे आप ऑब्जेक्शन भी लगा देना, ये इसी को मानेंगे, ठीक है। इस चीज को प्रूव भी कर देंगे, ठीक है। तो भाई आगे इन फ्यूचर के लिए आपको बताने लगे, अगर आप एचएसएससी आगे सीईटी ग्रुप डी का भी एग्जाम दो, कुछ भी दो, तो आपको अबूब शहर ही ठोक के आना। अगर ये ऑप्शन में ना हो तब आप इन दोनों के अंदर से कंसीडर कर सकते हो, ठीक है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, आगे चलें, चलो जी। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला है हरियाणा की हरिहर योजना किससे संबंधित है। यह थोड़ा यूनिक और नया प्रश्न है। अगर आपने योजना से रिलेटेड चीजें नहीं कर रखी तो मे भी आप लोगों को यह प्रश्न करने के अंदर मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने योजना से रिलेटेड प्रश्न कर रखे तो इजीली लपेट दोगे। हरिहर योजना किसके लिए भाई, बच्चों के लिए। मैक्सिमम जने उससे हरिहर, हरिहर तो भाई जो वरिष्ठ नागरिक है उनका खातिर होगी, मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर वरिष्ठ जो नागरिक वो ठोक के आ रहे हैं। हरिहर योजना है भाई बच्चों के लिए। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इस योजना आपकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2021 को भाई, ठीक है। 8 मार्च 2021 का मतलब क्या, 21 आप किसको देते हो, प्यारे प्यारे बच्चों को 21 देते हो, बिल्कुल देते हैं जी। तो 8 मार्च 2021 को आपकी हरिहर योजना स्टार्ट हुई। और इस योजना का मेन उद्देश्य था क्या, इसका मेन उद्देश्य यह था भाई जितने भी अनाथ बच्चे हमारे हरियाणा के अंदर, ठीक है, जितने भी ऐसे बच्चे भाई जिनको मतलब कि परिवार वालों ने घर से निकाल दिया या फिर घर वालों ने त्याग दिया, कैसी भी लगा लो, XYZ जो भी रीजन है जिसकी वजह से बच्चे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ नहीं रहने लग रहे, तो ऐसे बच्चों का पालन पोषण करना 18 वर्ष की उम्र तक ये सरकार है इस योजना के तहत करेगी। इसके अलावा जब भी वो बच्चे 18 प्लस के हो जाएंगे तो जो भी उनकी एजुकेशन का खर्चा होगा वो भी सरकार झेलेगी। ये सारी चीजें हैं आपकी हरिहर योजना के अंदर विस्तार पूर्वक दे रखी हैं, ठीक है। योजना वगैरह जो डीपली करनी है तो अपने बैच के अंदर मैंने आपको करवा रखी, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का बैच है, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो सीईटी ग्रुप डी का कोर्स मिल जाए, जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट है विस्तार पूर्वक आपको करवाए जाने लग रहे, डेली लाइव क्लास लगने लग रही है। ओके जी, अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर HR50 कोड लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई। ये आसान प्रश्न, ये मेरे हिसाब से हर एक अध्यापक गण ने भी करवाया हुआ, करवाए हो तो ये भी थे पिछले 2 भी, ठीक है। ये जो आपका ये है ना PGT लेवल का पेपर आया, इसके अंदर जितने प्रश्न थे सारे सभी ने करवा रखे हैं, जिसके अंदर मैं भी हूँ और कोई टीचर हो और कोई बुक हो, लगभग हर बुक में आपको एक कंटेंट मिलेगा, हर एक टीचर का करवाया हुआ मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर असली जो खेल आएगा आपको, अभी जो मैं आपको TGT के प्रश्न करवा हुआ ना उसके अंदर असली खेल आएगा, उसके अंदर सारे टीचर
सर हाथ खड़े कर दे, मारा कौन करवाया उड़ा। ये देखो क्या है, तो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सबको पता है कहां पर देखने में मिलता है, कोई साथी बताएगा मेरे को? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पहली बात तो ये कि आपको देखने को कहां पर मिलता है, तो ये हमें हरियाणा के पंचकुला जो जिला है, पंचकुला जिले के अंदर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देखने को मिलता है। क्योंकि जितने भी हमारे बोर्ड है एक्सेप्ट भिवानी बोर्ड, ठीक है, बोर्ड जो आपका ये स्कूल एजुकेशन बोर्ड है ये आपका भिवानी के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जितने भी बोर्ड, आपसे कोई सा बोर्ड पूछ ले, खोल के पंचकुला ठोक दियो, ठीक है। और ये हमारी इसकी स्थापना कब करी है? 1974। 74 का मतलब हो गया चुराना। हम लोग क्या है, जो भी ये प्रदूषण होने लग रहा है समाज के अंदर, इसको हम लोग चुरा के एक तरफ कर देंगे सेट। यही काम किसका है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का है। ओके जी, ये कंसेप्ट हमारे समझ में आ गया। आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर में कहां पर देखने को मिलता है जी? पंचकुला के अंदर क्या में इसका हेडक्वार्टर, एचएसएससी का हेडक्वार्टर पंचकुला में, एचपीएससी का हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर, इनकम टैक्स का हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर। कोई बोर्ड हो, हर एक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है जी? हमें पंचकुला के अंदर देखने को मिलता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए मेरे को बताओ, फिर आप आगे चलते हैं, ठीक है। एक बार के लिए मैं पानी घूट मार लो जी। जामन खा के आ रहा हूं, जामन दोनों गला चिपचिपा हो गया। ठीक है भाई। अब जैसे ही भाई इस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई, आपसे प्रश्न पूछ सकता है घुमा के कि हरियाणा के अंदर जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई तो ये किस चीज के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था? तो शुरुआत के अंदर भाई ये मेनली जो जल प्रदूषण है, लिखेंगे सभी साथी, शुरुआत के अंदर ये किस लिए बनाया गया था? स्टार्टिंग के अंदर ये जो सिर्फ हमारा जो जल प्रदूषण होता था, उस जल प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ये बोर्ड आपका बनाया गया था, जल प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन बाद में 1981 के अंदर एक अधिनियम आता है, एक कानून आता है 1981 के अंदर। इस संशोधन के तहत क्या है, इसके अंदर वायु प्रदूषण को भी शुमार किया गया, ठीक है। इसके अंदर क्या हमारा जो वायु प्रदूषण है उसको भी क्या हमारा इसके अंदर वायु प्रदूषण को भी शामिल किया गया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंदर। ओके जी, शुरुआत में कौन सा था? ओनली जल प्रदूषण था, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन था। बाद में हमारा वायु प्रदूषण कब ऐड किया गया? 1981 के अंदर, 1981। कैसे याद रखोगे? जो वायु प्रदूषण से जो परेशान थे उनके अंदर भी क्या है? 81 से हो गया एक आस, उनके अंदर भी क्या एक आस जाएगी, ओ भाई तो वायु प्रदूषण को भी ये कंट्रोल करेंगे। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए मेरे को बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद 1981 के बाद आया फिर 1986 के अंदर फिर से एक संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ। इस संशोधन के तहत क्या है, और भी जितने तरीके के प्रदूषण है, लाइक आपका बायोमेडिकल प्रदूषण। बायोमेडिकल का मतलब समझते हो? लाइक हॉस्पिटल का बाहर था मना कौन दिखता भाई, जो भी जैसे दवाइयां के पैकेट गेट दिए, इंजेक्शन के पैकेट गेट दी, सिरंज गेट दी, वो सारा प्रदूषण हो गया, ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका ध्वनि प्रदूषण हो गया आपका। तो ये सारे प्रदूषण है, इनको भी कंट्रोल करने के लिए जो जिम्मेदारी वो हमने क्या है आपका हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंप दी। तो ये जिम्मेदारियां आपकी हर एक साल अलग अलग चली। सबसे पहले 1974, ठीक है, 74 का मतलब चुराना, हम लोग क्या आपके प्रदूषण को चुरा लेंगे। 74 के बाद क्या है, एक आस जाएगी 1981 के अंदर, वायु भी शुद्ध हो जाएगी भाई, वायु प्रदूषण। और उसके बाद फिर 5 साल बाद आपका क्या जाएगा, 1986 आ जाएगा। 86 के अंदर क्या है, फिर तो आपका प्रदूषण बोर्ड पूरे राज्य के अंदर छा गया। मतलब कोई भी टाइप का प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि हो, चाहे बायोमेडिकल हो, कोई भी हो, हर एक प्रदूषण को मैं नियंत्रित करने का काम करूं। फिर तो पूरा हरियाणा का मैं छा गया। चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए मेरे को बताएंगे सभी साथी। दिमाग के अंदर घुसी, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हैं। आगे चलो भाई। अगला हमारे पास हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? मैंने आप लोगों का हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का मॉक टेस्ट लिया था, याद करो, पिछले संडे को। तो पिछले संडे, इस संडे को भी लिया था, ठीक है। जिन साथियों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया वो मॉक टेस्ट देके देख सकते हैं भाई। 3,500 बच्चों ने मॉक टेस्ट दे लिया। पिछले वाला मॉक टेस्ट 11,000 बच्चों ने दिया था, ठीक है। तो और भी जो साथी देना चाहते हो मॉक टेस्ट देके देख सकते हैं, आपको पता लग जाए हरियाणा के अंदर आपकी रैंक क्या है, आपका लेवल क्या, आपका सतर क्या है। दूसरी चीज मैं आपको बताने लग रहा था, जो पिछला मॉक टेस्ट होता है, इस संडे से जो पिछला संडे को मॉक टेस्ट होता है, उसके अंदर भी मैंने ये प्रश्न दिया था कि हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। हर एक साथी को पता होगा और लगभग हर एक साथी ने ठीक भी करा, क्योंकि ये बिल्कुल ही इजी सा प्रश्न है। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकायुक्त होता कौन है, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता कि लोकायुक्त का सिस्टम क्या है, तो आपको पता क्या लगेगा भाई लोकायुक्त के सिस्टम है। तो लोकायुक्त होता क्या है, हमारे हरियाणा के अंदर है एक व्यक्ति है, उसको एक जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो जिम्मेदारी दी गई वो दी गई भ्रष्टाचार विरोध की। अगर कोई भी नेता
या कोई भी उच्च स्तर पर बैठा अधिकारी, जैसे छोटे मोटे यार व्यक्ति मतलब यो के बोलिया करा रही भ्रष्टाचार कराए तो उनती तो कौन पकड़ा करा, एसीबी। ठीक है, आपकी एसीबी है एंटी करप्शन ब्यूरो, वो पकड़ा करा है। जैसे पुलिस वाला ना कि मैं रिश्वत ले लिया और कि मैं ले लिया। अगर मान लिया आपका घोटाला हो बड़े लेवल पर कैसे जी, कोई नेता कोई मंत्री है वो घोटाला लगे रहा करण, कोई बड़ा आईपीएस आपका आईएएस अधिकारी वो घोटाला लगे रहा करण, तो उसकी शिकायत आप एसीबी से नहीं करोगे। एसीबी के पास पावर नहीं है कि वो आप किसी मुख्यमंत्री को जाके पकड़ ले, ठीक है, उनके पास ये पावर नहीं है। ठीक है, कोई विधायक है वो घपला करे, ठीक है, तो उनके खिलाफ जो भी शिकायत होती है ना वो शिकायत दी जाती है लोकायुक्त को। ठीक है, और लोकायुक्त है इसका कार्य ही ये है कि जो भी बड़े नेता या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हमें, यानी जो भी बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, उसके खिलाफ अगर मुझे शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ क्या मैं कार्रवाई करने का काम करूंगा या फिर उसकी जांच करने का काम करूंगा। इस पद के ऊपर बैठता कौन है भाई, कोई भी जो हमारा हाई कोर्ट है, चाहे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हो चाहे और भी कोई हाई कोर्ट हो, ठीक है, उससे कोई भी हमारा मतलब रिटायर्ड जज हो, ठीक है, मैंने क्या बोला, कोई भी हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हो, ठीक है, या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट है वहां का रिटायर्ड जज हो, सिर्फ वही व्यक्ति क्या है इस पोस्ट के ऊपर बैठ सकता है, इसके अलावा और कोई व्यक्ति इस पोस्ट के ऊपर नहीं बैठ सकता। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, मैंने क्या बोला, आपका इस पोस्ट के ऊपर बैठेगा कौन, हाई कोर्ट हो या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट से जो भी हमारे रिटायर्ड जज होंगे, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे इस पोस्ट के ऊपर बैठने का काम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का तो अगर कोई रेगुलर जज भी है, ठीक है, यानी कि अभी रिटायरमेंट नहीं ली उसने, तो वो भी बैठ सकता है। हाई कोर्ट का ये सिस्टम नहीं होगा, हाई कोर्ट का रिटायर्ड ही चलेगा। ओके जी, अब लोकायुक्त के अंदर क्या, लोकायुक्त पहली बार तो हमारे पास ये एक्ट आया 1997 के अंदर, नेताओं को सताने के लिए। कैसे 97 मतलब सताना, यानी जितने भी नेता इनको सताने के लिए सबसे पहले हम लोग ये एक्ट लेके आए। ठीक है, और इस एक्ट के तहत जो भी हमारे फर्स्ट लोकायुक्त बने उनका क्या नाम था, उनका नाम था जी आईपी वशिष्ठ। क्या नाम था, आईपी वशिष्ठ था, जो कि हमारे फर्स्ट लोकायुक्त बने आपके 1997 वाले एक्ट के तहत। ओके जी, उसके बाद सरकार फिर से एक कानून लेके आई साल 2002 के अंदर। ठीक है, ये आपका फिर से नया लोकायुक्त एक्ट आया। ठीक है, और इस लोकायुक्त एक्ट के तहत है, मतलब ये एक्ट तो बना दिया, कानून तो बना दिया, लेकिन लोकायुक्त की कोई नियुक्ति नहीं करी भाई। ठीक है, खाली या पोस्ट पड़ी रही, सिट्टी मार दी रही। उसके बाद ठीक है, मतलब कि 2002 के अंदर ये एक्ट आया था, 3-4 के अंदर मंजूरी मिल गई थी, सारा सिस्टम लागू भी हो गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने लागू नहीं किया। उसके बाद साल 2011 के अंदर क्या है, जो आपके प्रीतम पाल जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। साल 2011 के आसपास क्या है, इनको है आपका लोकायुक्त बनाया गया। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ ले, 2002 का जो लोकायुक्त एक्ट है उसके तहत पहला जो आपका लोकायुक्त है वो कौन बना था, आपका प्रीतम पाल जी बने थे भाई, याद रह जाए, प्रीतम प्यारे। ठीक है, जो कि सारे जितने भी नेता वगैरह हैं उनकी गोभी खोदना काम करेंगे, प्रीतम प्यारे, इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ओके जी, ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गया, दिमाग के अंदर घुस गया। ठीक है जी, अब अगर मैं पूछूं वर्तमान के अंदर हमारे लोकायुक्त कौन है, तो 2021 के अंदर क्या है, हमारे वर्तमान लोकायुक्त को नियुक्त किया गया था, जो भी हमारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है वहां से रिटायर्ड जज है, जिनका नाम है हरिपाल वर्मा, जो कि वर्तमान में भी हरियाणा के लोकायुक्त के रूप में काम करने लग रहे। तो ये फैक्ट भी याद रखना। ठीक है, वर्तमान में कौन है, लिखेंगे सभी साथी, वर्तमान में आपके साल 2021 में आपके नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कौन नियुक्त किए गए हैं, आपके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आपके जो रिटायर्ड जज हैं, ठीक है, उनको क्या है, रिटायर्ड जज। ठीक है, रिटायर्ड जज का क्या नाम है, हमारा हरिपाल वर्मा। हरिपाल वर्मा क्या हमारे वर्तमान में लोकायुक्त की पोस्ट के ऊपर, और कब इनको नियुक्ति मिली थी, साल 2021 के अंदर। तो ये फैक्ट भी याद रखना, बहुत ही अच्छा फैक्ट है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लोकायुक्त का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, लोकायुक्त काम क्या करता है, ठीक है, कौन इसकी मतलब, और हाँ पहली चीज की नियुक्ति कौन करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारे राज्यपाल साहब होते हैं, ठीक है, वो इसकी नियुक्ति करने का काम करते हैं भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसके अंदर सारे व्यक्ति तो शुमार होते हैं भाई। ठीक है, लिख देता हूं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, लिख लो ये चीज भी, नियुक्ति कौन करते हैं हमारे, तो जो भी हमारे राज्यपाल साहब होते हैं, राज्यपाल साहब यानी गवर्नर साहब है, वो इसकी नियुक्ति करते। किसकी सिफारिश पर, सीएम हो गया हमारे पास, ठीक है, आपका विधानसभा का अध्यक्ष हो गया,
ठीक है, स्पीकर हो गया जो भी, और आपका जो नेता प्रतिपक्ष हो गया यानी अपोजिशन पार्टी का जो नेता है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके मतलब कि तीनों जयारो जने मिलके इनको सजेशन देते राज्यपाल साहब को कि हाँ भाई इस व्यक्ति को लोकायुक्त बना दो। ओके, तो इस तरीके से पूरा कंसेप्ट होता है आपके, मेरे हिसाब से हर एक साथी के समझ में आ गया होगा। बैच के अंदर भी मैंने विस्तार पूर्वक ये चीज आपको अच्छे से समझा रखी है। ठीक है, आगे चलूं भाई, चलो जी। बाबू परमानंद का तो बेरा होगा कि ये भी करवाने की जरूरत है। बाबू परमानंद क्या रहे हैं, हरियाणा के राज्यपाल की पोस्ट के ऊपर रहे हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है, HR के राज्यपाल की पोस्ट पे रहे कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति तो हरियाणा की राज्यपाल कभी भी नहीं रहे। ऑप्शन के अंदर है आपका बाबू परमानंद का नाम पक्का देगा। मैक्सिमम बच्चे ने सोचा यार ये क्या नाम है बाबू परमानंद, ठीक है, ये तो कौन पावर राज्यपाल, इस पक्का ठोक के आओगे बाबू परमानंद, ये राज्यपाल को नहीं रहा। फिर आगे रोंगे इनको, ये क्या हो गया जी, हमसे तो गलती होगी जी। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारे पास, हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चारों के अंदर से कौन जिम्नास्टिक का मतलब समझते हो, जो जिम वगैरह वाली जो मतलब कि गेम हो, ये जिम्नास्टिक के अंदर ऊपर नीचा कूदना, रैंड बैंडिंग, ये मतलब कि स्ट्रेचिंग टाइप की जो एक्सरसाइज हो जिम्नास्टिक के अंदर हमारी शुमार होती है। ठीक है, वेरी गुड भाई, एक सेकंड के लिए रुक जाओ। नवल किशोर अग्रवाल पूछ रहे हो क्या, किया है यार, ये क्या पढ़िया है, बाल पढ़िया क्या पढ़िया है। देखो नवल किशोर अग्रवाल भाई, ये भी अपने क्या है, ये भी लोकायुक्त की पोस्ट पे रह चुके हैं। ठीक है, प्रीतम पाल के बाद ये भी बने थे लोकायुक्त। ठीक है, ये भी हरियाणा के लोकायुक्त की पोस्ट पे रह चुके हैं नवल किशोर अग्रवाल। ठीक है, अब मैं क्या था भाई, जिम्नास्टिक से कौन सी संबंधित नहीं है, तो गीता जुत्सी भाई, जो गीता जुत्सी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए, ये जिम्नास्टिक से बिलोंग नहीं करती। तो गीता जुत्सी किससे बिलोंग करती है जी, गीता जुत्सी बिलोंग करती है आपकी एथलेटिक्स से। एथलेटिक्स का मतलब जिसके अंदर रनिंग वगैरह है, अगर छोटी मोटी रनिंग के सेट मार दिए और सिस्टम कर दिया, उससे बिलोंग करती है। ठीक है, मेनली इन्होंने 800 मीटर होगी, 1500 मीटर होगी, ठीक है, उन दौड़ों के अंदर पार्टिसिपेट किया है, और अलग अलग गेम, राष्ट्रमंडल जो गेम हो गए हमारे, ठीक है, एशियन गेम्स हो गए, उनके अंदर क्या इन्होंने मेडल जीतने का काम किया है। और अब के को नहीं है, ये बहुत पुरानी है, 1970-80 की जो दशक की घटनाएं हैं, उस टाइम की खिलाड़ियां का मैं सुमार है, कदे न समझो ईब की है। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी इनके बारे में, थोड़ा सा तो आपको लिखना पड़ेगा भाई, कब कब कौन सा मेडल जीता, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है घुमा फिर आगे कि मेरा किस टाइम उसका दिमाग फिर जाए। पहली बात तो भाई 1978 के अंदर जो बैंकॉक है, बैंकॉक के अंदर है एशियन गेम्स हुए थे। उन एशियन गेम्स के अंदर 800 मीटर की दौड़ के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, 1500 मीटर की दौड़ के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। लिखेंगे सभी साथी 1978 बैंकॉक के अंदर क्या हुए थे, आपके एशियन गेम्स हुए थे। और इन एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने कौन कौन से मेडल जीते थे भाई, 800 मीटर की जो दौड़ थी उसके अंदर इन्होंने क्या जीता, और 1500 मीटर की दौड़ के अंदर इन्होंने क्या जीता, स्टेटमेंट वाले टाइप वाले प्रश्नों के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक, 800 मीटर की दौड़ के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का काम करा, ओके जी, और 1500 मीटर की दौड़ के अंदर इन्होंने क्या है, सिल्वर मेडल जीतने का काम कराया था। ओके जी, ये कंसेप्ट भी हमारे समझ में, तो गीता जुत्सी का ये कंसेप्ट ये आपके समझ में आया नहीं आया, दिमाग के अंदर घुसा या नहीं घुसा, एक बार के लिए सभी साथी मेरे को बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड भाई। ठीक है, इसके अलावा अब देखो गेम्स के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर एक्टिव होता है तो उसको पुरस्कार तो देती है सरकार, तो ये भी गेम्स के अंदर एक्टिव थी, तो सरकार ने इनको है अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया। एक बार इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया साल 1976 के अंदर, और 1983 के अंदर इनको पद्मश्री पुरस्कार है उससे भी इनको है स्वीकार किया गया, मतलब कि क्या बोला कर रहा है, सम्मानित किया गया। दूसरा, हरियाणा का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है कौन सा है, भीम पुरस्कार, भीम पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो लिखेंगे सभी साथी इनको क्या है, साल 1976 के अंदर किससे, आपका जो अर्जुन पुरस्कार है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके जी, इसके अलावा जो हमारा पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया, इसी के कुछ साल बाद 1983 में क्या इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
पद्मश्री से। ओके जी। इसके अलावा इनको क्या है, भीम पुरस्कार, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा जो खेल का पुरस्कार है उससे भी क्या है, इनको भीम पुरस्कार से भी इनको क्या है, सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। ओके जी, ये चीज भी हमारे क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, विस्तार पूर्वक अच्छे से दिमाग के अंदर घुसेड़ लो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसी के अंदर बात करें, सुनीता शर्मा, ये किससे बिलोंग करती, ये आपकी जिम्नास्टिक से बिलोंग करती। जिम्नास्टिक लेकर क्या ना, हरियाणा का जो अंबाला जिला है, अंबाला जिले से बिलोंग करती हैं सुनीता शर्मा। ठीक है, और ये आपकी किस गेम से बिलोंग करती है, जिम्नास्टिक वगैरह जो मैंने आपको बताया उसी से आपकी बिलोंग करने का काम करती है। ओके जी। इसके अलावा जो आपकी है निर्मला गुलिया, ये हरियाणा के सोनीपत जिले से बिलोंग करती है और ये भी हमारे किससे बिलोंग करती है, जिम्नास्टिक जो गेम है इससे बिलोंग करती है। ओके जी, आगे चलें जी। चलो जी, अगला प्रश्न आता है जी हमारे पास, कुरुक्षेत्र जिले में स्थित ज्योतिसर सरोवर के पास कृष्ण अर्जुन रथ और शंकराचार्य का मंदिर किसने बनवाया था। अगर आप कभी कुरुक्षेत्र के अंदर घूमने गए हुए हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ बना रखा है, जिसके ऊपर 4 बड़े बड़े घोड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे मतलब उनको गीता का उपदेश देने लग रहे और वैसे नीचे हाथ जोड़ी खड़े हैं। याद होगा आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर देखने गए हो, घूमने गए हो। हम तो छोटे थे, स्कूल का टूर जाया करता, उसमें जाए उड़े। हाँ ठीक है, कदे बड़े हुए पास तो गए को नहीं। तो भाई अगर आप लोगों ने वो देखा हो तो उसके अंदर ये प्रश्न पूछा कि ये जो कृष्ण अर्जुन का रथ है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो रथ है, साथ में जो शंकराचार्य जी का मंदिर है, ये किसने बनाया। ये थोड़ा सा डीप प्रश्न पूछा है एग्जामिनर ने, थोड़ा सा क्या पूछा है, डीप प्रश्न पूछा है। तो ये किसने बनवाया था आपका, कामकोठी पीठ के शंकराचार्य। शंकराचार्य मंदिर की बात होगी तो शंकराचार्य मंदिर का निर्माण कौन करवाएगा, शंकराचार्य जी खुद करवाएंगे। तो इस तरीके से हमारे याद रह जाए, यानी कामकोठी पीठ के जो शंकराचार्य है इनके द्वारा क्या कृष्ण अर्जुन रथ और जो शंकराचार्य मंदिर है दोनों का निर्माण है आपका करवाया गया था। ओके जी। अब क्या माना जाता, चीज ये मानी जाती है, पहली चीज तो भाई जो आपका ये ज्योतिसर ये फेमस किस लिए है, ज्योतिसर जो आपका फेमस है ये है किस लिए, ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के लिए ही फेमस है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिसर वो स्थल है जहां पर क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या है, गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, युद्ध शुरू होने से पहले नहीं दिया था। तो ये वही सरोवर, वही जो स्थल माना जाता है, लिखेंगे सभी ज्योतिसर किसको बोला गया है, वह पवित्र स्थान ऐसा माना जाता है, पवित्र स्थान जहां महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, गीता का उपदेश दिया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ज्योतिसर इस स्थान को बोला जाता है, दिया था। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या, ज्योतिसर किसको बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये जो रथ है इसकी स्थापना क्या, कब, क्या, कुछ किसके द्वारा करी गई, तो 1967 के अंदर लिख लो भाई। ठीक है, ये जो कृष्ण अर्जुन रथ है इसकी स्थापना कब हुई, 1967 के अंदर क्या है, कृष्ण अर्जुन जो रथ है भाई इसकी स्थापना आपकी करी गई, किसके द्वारा, शंकराचार्य जी है इनके द्वारा इसकी आपकी स्थापना करी गई थी। इस रथ की खास बात क्या है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ है इसका मुंह है वो किस दिशा के अंदर है, तो इसका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। ठीक है, इसका जो मुख है वो किस दिशा में, पूर्व दिशा की ओर इसका मुख है। ठीक है, किसका मुख है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का जो रथ है इसका जो मुख है, मुंह है वो किस दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ है इस रथ का है, मुंह कर रखा है। ओके जी, ये कंसेप्ट हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फिर बताने लग रहा हूं, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, अब यहां पर एक वृक्ष भी है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है अमरवट वृक्ष। क्या नाम है, अमरवट वृक्ष नाम से भी यहां पर एक हमें वृक्ष देखने को मिलता है इसी कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर के पास। और ऐसा माना जाता है कि ये वृक्ष महाभारत के टाइम का है, बस जिस टाइम महाभारत होया कर दी उस टाइम भी ये वृक्ष था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और इसी वृक्ष के चारों ओर क्या है, 1924 के अंदर दरभंगा का एक महाराजा होया करता, उसके द्वारा क्या एक पक्का चबूतरा बनाया गया ताकि वो पेड़ है इसकी जड़ मजबूत हो जाए और ये पड़े ना। ठीक है, और वट वृक्ष का मतलब तो बेरा होगा, वट किसती बोल रहे, बरगद का पेड़ थी बोल रहे भाई, बरगद का पेड़ है वो। ठीक है, बरगद का पेड़। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, यही पूछ सकता है कि ये जो आपका वट वृक्ष है, अमर वट वृक्ष, ये किस चीज का साक्षी है, तो ऐसा माना जाता है महाभारत के युद्ध का साक्षी है। दूसरा क्या माना जाता है, दूसरा ये माना जाता है कि भाई ये जो वट वृक्ष इसके चारों ओर चबूतरा किसने बनवाया, तो 1924 के अंदर, लिखेंगे सभी साथी, 1924 में जो दरभंगा के महाराज थे,
दरभंगा के महाराज थे, उनके द्वारा क्या है, महाराज द्वारा इसके चारों ओर क्या है, एक चबूतरा बनवाया गया था। ठीक है, चबूतरा बनवाया गया ताकि ये जो पेड़ है ये मजबूत रहे, ये कभी गिरे ना, यानी ये हमारे इतिहास का साक्षी है, वो माना जाता है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा इसी ज्योतिषर सरोवर के निकट क्या एक भगवान शिव का मंदिर देखने को मिलता है, जो कि उस टाइम जो आपका जम्मू कश्मीर होया गया, जम्मू कश्मीर के राजा के द्वारा बनवाया गया था। लिखेंगे सभी साथी यहीं पर क्या हमें भगवान शिव का मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि किसके द्वारा बनवाया गया था, कश्मीर के राजा के द्वारा आपका 1850 के अंदर बनवाया गया था। 1850 में किसके द्वारा बनवाया गया, कश्मीर के राजा के द्वारा बनवाया गया, कश्मीर के राजा द्वारा आपका बनवाया गया था। ओके जी, ये कंसेप्ट भी हमारे समझ में आएगा, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये। ठीक, आगे चलें, चलो जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, 2022 में हरियाणा में कितने नए उपमंडल बने। अच्छे लेवल का प्रश्न है और मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा नया और यूनिक प्रश्न भी पूछा गया है। देखो भाई, उपमंडल होते क्या, उपमंडल होते हैं जो छोटे छोटे आपके किसी भी जिले के अंदर छोटे छोटे मंडल बना दिए जाए। मंडल तो अलग होता है, उपमंडल आपने कितने मंडल है, 6 मंडल है, सभी को पता, मैंने आपको मल्टीपल टाइम करवा रखे। उपमंडल अलग है। तो जो 2022 है, 2022 के अंदर हरियाणा के अंदर टोटल 8 नए उपमंडल बने थे भाई। ठीक है, अब इन 8 के अंदर यानी पहले कितने होया करते जी, तो ये 8 बनने था, पहला आपके पहले होया करते जी 74, पहले कितने होते थे, 74 होते थे। 8 और बन गए जी, यानी वर्तमान के अंदर तो 82 होने चाहिए जी, लेकिन वर्तमान में 82 नहीं है, 2 मंडल आपके आपसरी में मर्ज भी हो गए थे। तो उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कोई वर्तमान के अंदर हरियाणा के अंदर उपमंडल कितने हैं, तो ये हमें 80 देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछेगा। 8 नए मंडल बनाए गए थे, लेकिन क्या कुछ मर्ज हो गए थे, तो उसके बाद अब हमें 80 देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर मल्टीपल टाइम पूछता है। टोटल हमारे जिले कितने हैं, तो टोटल हमारे जो जिले हैं वो हमें टोटल 23 जिले हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। अभी अभी रिसेंटली आपका हांसी बनाया गया था दिसंबर 2025 के अंदर, आप सभी को पता है, सीएम साहब ने घोषणा करी थी, वहां के नए डीसी भी बैठना शुरू कर दिया, डीसी ना भी। ठीक है, और अगर अब 80 जिला बन गया, तो 80 के अंदर भी 2 नए मंडल बने होंगे भाई, एक 80 खुद है, एक नारनुंद है, 2 नए मंडल उधर बनेंगे। तो यानी ये जो 80 की संख्या है ये फिर से 2 बढ़ गई, और अब ये वर्तमान में कितनी हो चुकी, 82 हो चुकी है 80 जिला बनने के बाद। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोगों को अपडेट करना है। चीजें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं आपकी तहसील की, ठीक है, तो ये तहसील वगैरह है, तहसील टोटल कितनी बन चुकी हैं, तो तहसील जितनी पहले थी उतनी ही तहसील हमें अभी भी देखने को मिलती है, कितनी 94 तहसील हमको देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को है याद रखना, अपडेटेड फैक्ट। ठीक है, आगे चले, चलो जी। अब हमारे पास अगला प्रश्न आता है, हिसार जिले के आसी शहर में असीगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया था। अब देखो मैं तरतीब बताऊंगा ना 2 मिनट पहला, जैसे अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य वाला प्रश्न था, मां भाई इसका मैं मेन सारा फैक्ट डिपेंड कर रहा है कि एचपीएससी या फिर जो आपका एचबीएससी हरियाणा बोर्ड है वो मानना किस लग, तो वो सेम चीज इस प्रश्न का मैं है। इस प्रश्न का अगर आप वास्तविक इतिहास देखोगे ना, तो वास्तविक इतिहास तो यो है, एक आपका राजा हुआ करता तोमर वंश का, जिसका नाम था अनंगपाल तोमर। ठीक है, उसके द्वारा ये किला बनाया गया था असीगढ़ का। क्या नाम मैंने बताया आपका, अनंगपाल तोमर नाम का क्या था, एक राजा आया करता तोमर वंश का। ठीक है, और इसी अनंगपाल तोमर के द्वारा असीगढ़ का किला बनाया था। असी का मतलब क्या होता है, असी का मतलब होता है तलवार। अस्सी का मतलब ही क्या होता, तलवार, यानी ऐसा किला जिसके अंदर तलवारों की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसी किले को हम लोगों ने क्या बोला है, असीगढ़ का किला, या फिर हम इसको तलवारों का किला भी बोलते। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर किस किले को तलवारों का किला बोला जाता है, तो असीगढ़ के किले को तलवारों का किला बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से क्या जो तलवार है, तलवारों की कंस्ट्रक्शन होती, तलवारें बनाई जाती थी, और इनको क्या मिडल ईस्ट के अंदर आपका भेजा जाता था, यानी जो दुबई साइड का जो एरिया है वहां पर इनको भेजने का काम आपका किया जाता था। ठीक है, तो मेन तो अनंगपाल तोमर था, लेकिन एचएसएससी हो चाहे आपका एचबीएससी हो, वो भी पृथ्वीराज चौहान ना मानना है। ठीक है, अनंगपाल तोमर और पहला कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान और था। ठीक है, बाद में क्या है, इस किले के ऊपर पृथ्वीराज चौहान का कब्जा होया। ऑप्शन का मैं तोमर तो कितने दिया भी को मारथिया ना, बाद में मतलब मेन निर्माण तो अनंगपाल तोमर ने करवाया था, बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इस किले के ऊपर कब्जा किया, जैसे पृथ्वीराज चौहान का शासन आया। ठीक है, और कब्जा करने के बाद इन्होंने क्या इस किले का पुनरुद्धार करवाया। पुनरुद्धार का मतलब रिकंस्ट्रक्शन इन्होंने करने का काम किया। ठीक है, और दोबारा से इन्होंने कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या फिर ये किला इनके नाम हो गया। ठीक है, और तब से जो एचबीएससी है उसकी 100 बार समझा लिया, एचएसएससी ने भी समझा लिया, ऑब्जेक्शन भी लगा लिया, बड़का ना केस भी लड़ लिए, लेकिन उसने पृथ्वीराज चौहान ने मानना है। ठीक है, वास्तविक हिस्ट्री आपकी ये है अनंगपाल तोमर। आप
बिना तो भाई भी नहीं हिसाब से चलना पड़ा, आप अपने हिसाब से थोड़ी 39 का, हाँ जो ये आंसर मानना पिना वही मानना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से चलना है तो फिर कैसे क्या कुछ होगा भाई, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास आपको पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड दो युद्ध हैं, 1191 1192। 91 के अंदर कौन सा आपका तराइन का पहला युद्ध। तराइन हमें कहां पर देखने को मिलता है, तराइन हमें हरियाणा के करनाल के अंदर तराइन देखने को मिलता है। तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ जिसके अंदर कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। चौहान इज विनर, चौहान वर्सेस गोरी के बीच में हुआ था, चौहान वर्सेस गोरी के बीच में, और इस युद्ध के अंदर क्या चौहान आपका विनर रहा था। ओके जी, चीज हमको पता है, इसके ऊपर आप ज्ञान मत दो, कौन दे भाई, कोई बात ना, रुस्सो होना था, ठीक है। फिर आता हमारे पास तराइन का सेकंड युद्ध। तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ, सेकंड युद्ध भी आपका सेम टू सेम इन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में, लेकिन सेकंड युद्ध के अंदर गोरी जीत गया, ठीक है। तो जैसे ही गोरी जीतता तो 1192 के अंदर यही जो आपका किला है असीगढ़ का किला, जो कि हमें 80 से 80 के अंदर देखने को मिलता है, इस किले के ऊपर किसका अधिकार हो गया, मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। और मोहम्मद गोरी ने यह किला अपना जो सेनापति होया करता, इसका सेनापति का क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, बोला तू संभाल इसना, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर क्या है आपका भारत के अंदर किस वंश की स्थापना करी, गुलाम वंश की स्थापना करने का काम करा, जिसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, दिल्ली सल्तनत भी जिसको हम लोग बोल देते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसा नहीं घुसा, कंसेप्ट कैसे क्या कुछ था। उसके बाद फिर 18वीं शताब्दी की अगर अभी बात करें तो इसी 18वीं शताब्दी के अंदर यहीं पर हमें कौन देखने को मिला, जॉर्ज थॉमस। याद करो, जॉर्ज थॉमस था, ठीक है। उसने भी क्या है, इसी को अपनी राजधानी बनाया 80 को, और इसी किले के ऊपर इसने कब्जा करके है अपना सारा जो ठिकाना था उसने इसी किले को बनाया, ठीक है। इससे किला का मराया करता, इससे किसी ने मरम्मत कराई वगैरह वगैरह सारा सौदा इससे ना करवाया। चीजें समझ में आई या नहीं आई। इसके अलावा इसी किले के अंदर हमें 4 कुतुब दरगाह भी देखने को मिलती है, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, 4 कुतुब, हर कुतुबुद्दीन ऐबक का इसको प्रशासन काल रह लिया तो 4 कुतुब दरगाह तो देखने ना मिलेगी। तो प्रश्न पूछ ले हमें 4 कुतुब दरगाह कहां पर देखने को मिलती है, तो 4 कुतुब दरगाह में जो हमारा असीगढ़ का किला है इसी के अंदर में 4 कुतुब दरगाह भी देखने को मिलती है। और कैसे बनी आपको पता लगे, कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पर शासन काल करके रह चुका है तो दरगाह भी यहीं पर देखने को मिलेगी, ठीक है। 4 कुतुब दरगाह भी देखने को मिलती है। ओके जी, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हर एक साथी को, पूरा मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया। तलवारों का किला किसको बोलते, तलवारों के लिए फेमस, क्योंकि 80 का मतलब ही तलवार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखते हैं। अपनी तो बेबे होगी भाई, यहाँ ले बेबे 10 रुपये भाई का नाम के। तो खिलाड़ी जो सीमा पुनिया अंतिल है ये किससे बिलोंग करती है, प्रश्न आप लोगों से पूछा है। तो हरियाणा का जो खेवड़ा गांव, देख लो डीपनेस, अब यार तुम सोचो हरियाणा में कितने खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी। यार हमारा तो हरियाणा तो खिलाड़ियों का हब है, ठीक है। तो बहुत सारे खिलाड़ी पाँव हैं। अब भाई एक एक खिलाड़ी का गांव कुकर याद रखा था, हम खुद बताओ कौन ही हुआ याद, ठीक कौन ही हो भाई। ऐसा प्रश्न आ जावे वैसे समझ लो तुक्का की बात है, मैं भी बैठा हूं ना पेपर में तो मेरा भी कौन याद रहो भाई। तो सोनीपत जिले के अंदर कौन सा हमारे पास खेवड़ा गांव हमको देखने को मिलता है, उस गांव से कौन बिलोंग करती है, सीमा पुनिया अंतिल। कैसे याद रखोगे, सह से सीमा, सह से सोनीपत, ठीक है। सोनीपत की सीमा किससे लगती है भाई, हमारा हरियाणा खत्म हो जाता है, सोनीपत की सीमा वहां पर दिल्ली साइड का जो एरिया उससे लगनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो सीमा से बढ़िया सीमा पुनिया, सीमा किससे लगती है, सोनीपत की सीमा हरियाणा की जो खत्म बाउंड्री वहां पर आपकी लगती। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। सीमा पुनिया किस गेम से बिलोंग करती है, तो ये जो चक्का फेंक, चक्का देखा हो आप लोगों ने, वो गोल गोल चक्का फेंक क्या करते हैं, घूम घूम किनू खुचुक देसी चक्का फेंक, उस चक्का फेंक जो गेम है उससे बिलोंग करती थी, ठीक है भाई। ओके जी, उसके बाद सबसे टुच्चा प्रश्न आप लोगों को मल्टीपल टाइम करवाया था, फिर भी मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए, ठीक है। और अभी ये जो हरियाणा डी ग्रुप के प्रैक्टिस सेट करवाया था उसका मैं भी करवाया था भाई। हरियाणा का कालिदास 100 बार ट्रिक करवा रखी है, अरे वहां दीपक जलेगा तो नीचा तो काला हो जाएगा, फिर भी गलत करके अरे फिर भी इसका लक्ष्मी चंद ठोक के आ रहे हैं। 100 बार बता दिया, दीपक जलेगा तो नीचा तो क्या होगा, काला होगा। सिंपल ट्रिक बताई थी, दीपचंद बैमन, दीपचंद से बन गया दीपक, दीपक को जलाओगे तो दीपक क्या है, काला हुआ कालिदास। 100 बार बताई थी फिर भी गलत कर आए भाई, कितना है समझा लो, फिर नौका मारती नू कवा है, तम काम ऐसे करो हो, समझाए पाछा भी गलत करके आने लगे रहे हो भाई। 100 बार बताया रखा है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा का सूर्य कवि किसको बोलते हैं, बताओ भाई। हरियाणा का सूर्य कवि तो पंडित लक्ष्मी चंद को क्या बोलते हैं, HR का सूर्य कवि, या हरियाणा का शेक्सपियर भी नहीं को बोला जाता है। ओके जी, आधुनिक सांग का जनक, हरियाणा के अंदर जो आधुनिक सांग है उसका जनक किसको बोला जाता है, हर एक साथी को पता होगा।
इसका तो बेरा हुआ किशनलाल भट्ट। 100 बार बता रखे हरियाणा के अंदर अगर मॉडर्न सॉन्ग की बात होगी तो कौन आता है? किशनलाल भट्ट आता है। सॉन्ग वाला पूरा चैप्टर करवा रखे बैच के अंदर विस्तार पूर्वक, यूट्यूब पे भी करवाया था। ठीक है, हरियाणा के अंदर जो मॉडर्न सॉन्ग है उसका जो जनक को किसको बोला गया है? किशनलाल भट्ट को बोला गया है। ओके जी, सिंपल सा प्रश्न था। तो ये जो 10% है ये थे एचटेट पीजीटी के। पीजीटी का मतलब समझते हो? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि जो आपके +1 +2 थी पढ़ाया कर 11वीं 12वीं क्लास थी पढ़ाओ है ना, उन टीचर की जिनकी लाख रुपये तनख्वाह है उन ताइए 10 हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे गए थे। चीजें समझ में आई? मेरे हिसाब से हर एक साथी क्लियर हुआ एक बार के लिए मेरे को बताओ, फिर आप आगे चलते हैं। वेरी गुड भाई, शाबाश। अब हम लोग आगे चलते हैं किसके ऊपर? अब आते हैं हमारे पास टीजीटी के। टीजीटी का मतलब हो गया ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, अब आप ही उनको जो हरियाणा जीके टकराने को मिली है उस हरियाणा जीके के बारे में पढ़ने का काम करें। ये भी 10 के 10 प्रश्न है, आओ इनको लपेटते हैं। देखो भाई, प्रश्न क्या पूछा गया है? 1857 में सोनीपत से स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? आप सभी को पता है 1857 के अंदर क्या हरियाणा के अंदर एक क्रांति हमको देखने में हरियाणा के पूरे देश के अंदर हुई थी। और हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति वो मेनली कहां से स्टार्ट हुई थी? बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो हरियाणा के अंदर क्या है? अंबाला से। क्या कैसे देखो, कोई भी क्रांति होती है बाड़ों से स्टार्ट होती है। ठीक है, बाढ़ उड़ने अगर स्टार्ट होते तो इसका मतलब क्या? टेंशन की क्रांति हो रही दिमाग के अंदर। ठीक है, तो 1857 से क्या भाई, अंबाला से क्या है 1857 की क्रांति की आपकी शुरुआत हुई थी। ओके जी, यहां पर गद्दारी करने का काम किसने करा था? श्याम सिंह नाम का एक गद्दार सैनिक होया करता। कौन था? श्याम सिंह कालिया नाम का क्या है एक गद्दार सैनिक होया था। ठीक है, इसने क्या था, अंग्रेजों को पहले सूचना दे दी जाएगी। नो बोला यहाँ अपने भारत वाले हैं, ये तारीखों भी खोदना तैयार हो रहे, सेना इकट्ठी करने लग रहे हैं, तो हम अलर्ट हो जाओ। अंग्रेज लोग हो गए अलर्ट, और अंग्रेजा ने फिर अपनी गोभी खोद दी। ठीक है, यो मेन सिस्टम था। इस बार के गद्दार से धरती बजा मेरा हुआ है ना, तो ऑटोमेटिक सारा सिस्टम खत्म है। ठीक है, मेन रीजन क्या था क्रांति का? मेन रीजन ये था कि अंग्रेज लोगों ने कारतूस निकाल लेते बंदूक, ऑटोमेटिक बंदूक चलाने के लिए, और कारतूस होया करते वो सुअर और गाय के मांस से बने हुए होते थे। उनको पहले चलाने से पहले मुंह से ऐसे छीलना पड़ता था। बम कौन छीला कर, नू छीलना पड़ा करता। तो अपन लेके बोले भाई हमारा तो धर्म खराब हो भाई, हम तो गां कार सूरा का मांस ना कौन मुंह माले। वहां अंग्रेज ने बोला ए ब्लडी इंडियन चबाना पड़ेगा। ओके, यू आर आवर गुलाम, डोंट टाइंग गर्दन बिफोर अस। ओके, तो इतने सुन दिया अपने भड़क गए नोलन की, तो अंग्रेजा के गोभी खुदा है भाई। इसीलिए आपकी मेनली 1857 की क्रांति हुई थी। और 1857 के अंदर सोनीपत से क्या थे, हर एक जिले से अलग अलग लोगों ने क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति मैंने डीपली 3 क्लासों के अंदर पढ़ा रखी, बैच के अंदर 3 लेक्चर लिए डीपली विस्तार पूर्वक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? विरासत अली। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। सोना में कैसे मिलता है? विरासत में मिलता है। ठीक है, हमारे बाप दादाओं को जो सोना मिला था उन्होंने हमको दिया, हमारे मम्मी पापा को जो सोना मिला वो हमको देंगे, हम अपने बच्चों को देंगे, आगे वाले बच्चे अपने बच्चों को देंगे। तो हमें क्या चीज मिली है? हमें जो सोना मिला किससे मिला है? विरासत के अंदर मिला है जी। तो विरासत अली क्या है हमारे? विरासत अली सोनीपत से, जिन्होंने क्या क्रांति का नेतृत्व करने का काम कराया था। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा जो विरासत अली है, इन्हीं की लीडरशिप के अंदर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने रोहतक के ऊपर भी अटैक करने का काम किया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, विरासत अली की लीडरशिप में रोहतक पर भी अटैक हुआ था। ठीक है, इन्होंने रोहतक के ऊपर भी अटैक किया, अकेला सोनीपत नहीं, रोहतक पर भी अटैक किया। ठीक है, इन्होंने जो जितने भी थे सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानी सभी ने मिलकर रोहतक के ऊपर भी अटैक करने का काम किया। और उस टाइम जो रोहतक का डिप्टी कमिश्नर होया करता विलियम लोच, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान रोहतक का डिप्टी कमिश्नर कौन था, यानी डीसी कौन था? बहुत बार एग्जाम के अंदर तो विलियम लोच। जो लोचा करेगा वो रोएगा। ठीक है, ट्रिक से याद करवाया था। ठीक है, लोचा करेगा वो रोएगा, रोड़े से बन गया रोहतक के अंदर था। ठीक है, इसने क्या भाई, जो विलियम लोच था, इसने आपका जो डीसी का जो ऑफिस था वो ऑफिस छोड़ के वहां जाना पड़ा, यह कंडीशन आ गई थी।
ठीक है। उसके बाद क्या है, इसी विद्रोह को दबाने के लिए है अंग्रेजों के द्वारा एक लेफ्टिनेंट होया करता जिसका नाम था WSR हडसन, ये पूरा नाम उसका WSR हडसन, ठीक है। उसकी लीडरशिप के अंदर सेना भेजी। नो बोला ये विरासत है भाई, इसकी तो विरासत खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर खरखोदा है जो कि सोनीपत के अंदर आपने देखने ना मिला है, उड़े विरासत अली और ये जो आपका क्या नाम था अडसन था, इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। और इसी युद्ध के अंदर क्या है, जो विरासत अली हैं ये हमारे शहीद हो गए थे भाई। ये क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, यानी इनकी डेथ हो गई थी, अडसन ने इनको मार दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि जब विलियम लोच भाग गया था तो विरासत अली को दबाने के लिए है अंग्रेजों के द्वारा किसको भेजा गया था, किसकी लीडरशिप के अंदर किसका के ब्याह हो गया रहा, दुख 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 के बेरा किसका के हो गया भाई, ठीक है। ओ भाई इसने एक पसंद कर लिया यार, क्यों मेरी क्लास का मत मारो। तो भाई क्या कुछ हुआ, तो मैंने क्या कहां पर पहुंच रहा था मैं, एक व्यक्ति बेचा जिसका क्या नाम था WSR हडसन, लिखेंगे सभी साथी, आड़े जमा 12 आगा बजा हुआ के ले जाए ना, WSR जो हडसन था, ठीक है, इसके बीच में और जो आपका विरासत अली था, इन दोनों के बीच में क्या है आपका युद्ध हुआ, ठीक है। और इसके अंदर क्या विरासत अली आपका शहीद हो गया और अडसन क्या आपका विनर हो गया। और ये जो आपका युद्ध हुआ था ये हमारा कहां पर होने का काम हुआ था, ये महाराज जी खरखोदा के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था, खरखोदा, यानी कि जो कि सोनीपत के अंदर हमको देखने को मिलता है, ठीक है जी, ये चीज भी हमको पता लगे। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न और भी पूछता, 2-3 और आते हैं आपका, भाई रेवाड़ी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताओ। नसीबपुर का युद्ध मैंने आपको पिछली क्लासों के अंदर बताया था, नसीबपुर नारनौल का प्रसिद्ध युद्ध याद करो। तो जो हमारे राव तुलाराम है, लिखेंगे सभी साथी, जो राव तुलाराम है इन्होंने क्रांति का नेतृत्व, रै से राव रै से रेवाड़ी, ठीक है, इन्होंने कहां से, रेवाड़ी से क्या है आपका क्रांति का नेतृत्व करने का काम करा था। एक और नाम होगा राजा नाहर सिंह, ठीक है, कितना ही बल लगा लो ना हारूं भाई, कौन नहीं हारूं, ठीक है। राजा नाहर सिंह की बात होगी तो बल से बन गया आपके पास बल्लभगढ़। तो राजा नाहर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व कहां से करा भाई, बल्लभगढ़ से। किसने, राजा नाहर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। पूछे जाते तभी तुमको करवाने लग रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा झज्जर से पूछ ले, झज्जर से कौन था, अब्दुल रहमान खान, लिखेंगे सभी साथी। भाई हमारे तो घर के हालात पहला जर्जर हैं, खराब हैं, थोड़ा सा तो रहम कर ले, ठीक है। नवाब अब्दुल रहमान खान, लिखेंगे सभी साथी, अब्दुल रहमान खान, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व कहां से किया, इन्होंने झज्जर से किया। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आंसी से पूछेगा, आंसी से लाला हुकुमचंद जैन, साथ में इनकी 3 बेटियां थी, इन्होंने भी क्रांति के अंदर है पार्टिसिपेट करने का काम कराया था, ठीक है। वो मैंने आपको डीपली करवा रखा, आगे रखा है, ऐसे नहीं बोल सकते कि आप करवा नहीं रखा। क्या सिस्टम था भाई, पहले भी हरियाणा के अंदर 3 लेवल पर पंचायती सिस्टम होया करता, ठीक है। जैसे अभी वर्तमान में हमें 3 लेवल के ऊपर पंचायती सिस्टम देखने को मिलता है, उसी टाइप से पहले भी हरियाणा के अंदर क्या है, 3 ही लेवल के ऊपर पंचायती सिस्टम होया करता। लेकिन एक समिति बनी थी जिसका नाम था मारू सिंह समिति। वह समिति के बोलते मारूंगी छोड़ू को नहीं, जिला परिषद वाले, जिला परिषद का मतलब जो शहर वाला सिस्टम है तब ना, छोड़ू को नहीं मारूंगी। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो यहां पर क्या था, यहां पर जो व्यवस्था थी वो किस हिसाब से क्या कुछ करे, जो जिला परिषद थी, जिला परिषद को खत्म कर दिया। किसने कर दिया, मारू सिंह ने, ठीक है। नहीं बोला मारूंगी, छोड़ू नहीं, जिला परिषदों को बिल्कुल शहर आना तो जमाए कौन छोड़ू, बचे कौन, सिर्फ ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति, ठीक है। कौन कौन बचे आपके, ओनली कौन से बचे, ओनली आपकी ग्राम पंचायत बची और आपकी कौन सी बची, ब्लॉक समिति बची, ब्लॉक समिति, या फिर हम लोग इसको पंचायत समिति भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर इसको पंचायत समिति। ये 2 ही समितियां बची, ठीक है, ग्राम पंचायत और हमारे पास क्या बचा, ब्लॉक समिति। ये 2 ही लेवल की समिति बची। जिला परिषद को मैंने समाप्त कर दिया, किसकी सिफारिश पर, मारू सिंह समिति। उसके बाद फिर आया हमारे पास साल 1992 के अंदर कौन सा है हमारे पास, 73वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या है, हम लोगों ने जो पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज है वो हम लोग लेके आए। संविधान की अनुसूची पूछेगा, 11वीं अनुसूची के अंदर हमें इसका वर्णन मिलता है। इसी 1992 के अंदर आपका 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंदर क्या हम लोग नगर निगम है आपका, इसको लेके आए, ठीक है जी, इसको ले आए, ओके जी। अब ये लागू कब हुआ, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता, तो 1994 के अंदर क्या है ये आपका लागू हुआ था। बहुत बार एग्जाम के अंदर आता कि 73वां संविधान संशोधन या पंचायती राज हरियाणा के अंदर लागू कब हुआ, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। अप्रैल 1994 के अंदर लागू हुआ था, बढ़िया कब था, 1992 के अंदर। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, इस फैक्ट को भी दिमाग के अंदर सेट रखना, पेपर के अंदर गलती मत करना, ठीक है। आपसे बहुत बार पूछा था हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ, तो 1994,
ठीक है, अप्रैल के अंदर हुआ था, एग्जैक्ट डेट 22 अप्रैल। और अगर आपसे पूछ ले बनया कब था तो 1992, दोनों के अंदर डिफरेंस है। और जब ये आपका लागू हुआ इसके अंदर जो हमारी पंचायती राज था वो भी हमारा कितने सत्र का था, 3 सत्र का था। वही 3 सत्र हमारे वही रहेंगे, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और तीसरा जिला परिषद। ठीक है, वही तीनों के तीनों सत्र हमने दोबारा से लागू कर दिए। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए मेरे को बताओ। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड भाई, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलूं भाई, चलो जी, बस इसके अंदर इतना याद रखना है। आगे चलते हमारे पास हरियाणा सरकार का लक्ष्य है बागवानी दृष्टि के तहत बागवानी के क्षेत्र को 2 गुना करना है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि कब तक है हम लोग जो हमारा बागवानी का क्षेत्र, बागवानी का मतलब जितना भी हॉर्टिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर ही बोलते होंगे बागवानी, हाँ हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, इसके तहत है हम लोग जो भी हमारी खेती बाड़ी होने लगी बागवानी तहत, इसको हम लोग 2 गुना कर दे। जैसे बागवानी के अंदर आपके आम की खेती कर ली, यानी फला की खेती कर ली, इसको बागवानी बोलते हैं। ठीक है, तो बागवानी के तहत जो भी हमारा जो भी बागवानी से जो भी फसलों का उत्पादन होता है उसको 2 गुना करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा साल 2030 तक। ये हरियाणा करंट का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए तो अच्छे लेवल का प्रश्न है। आगे चलते, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्योहार चैत्र के पहले दिन शुरू होता है? चैत्र का महीना कौन सा होता है? आप सभी को पता है, तो चैसे चित्र, ठीक है। आप हमेशा किसका चित्र अपने मन में संजोते हो? अपनी माँ का। तो मिड मार्च से लेकर मिड अप्रैल, मिड मार्च से लेकर जो मिड अप्रैल होता है, मध्य अप्रैल होता है, मैंने ट्रिक से सारे करवा रखे हैं, ठीक है। यहाँ का जो महीना, तो इस महीने को क्या बोलते हैं? चैत्र का महीना बोलते हैं। और इस महीने के अंदर आपका कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? आप सभी को पता है कौन सा होता है आपका, जो चैत्र का पहला दिन होता है उस टाइम आपका गणगौर होता है, ठीक है। गणगौर के अंदर मेनली होता है किसका है? तो माँ पार्वती और आपके जो भगवान शिव शंकर हैं, ठीक है, भगवान शिव शंकर हैं, इनको क्या है? पूजा जाता है गणगौर के फेस्टिवल के अंदर। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। मेनली अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा का जो हिसार जिला है, हिसार जिले के अंदर क्या आपका गणगौर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। और अगर मैं इंडिया जिक्के की बात करूं तो इंडिया जिक्के के अनुसार आपसे पूछा था गणगौर फेस्टिवल आपका कहां पर सेलिब्रेट होता है, तब आप राजस्थान ठोकोगे, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के साथ हिसार की बाउंड्री टच होती है, तो यहां पर हम लोग हिसार भी ठोकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? गणगौर फेस्टिवल किससे मतलब किसको समर्पित है? बहुत सारे गण हैं, अलग अलग छोटे छोटे गण क्या है? भगवान शिव शंकर की उसमें सपोर्ट में लगे रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर हम लोग हरियाणा की बात करेंगे तो आपका हिसार जो कि राजस्थान का पड़ोसी जिला है, ठीक है। और राजस्थान अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो राजस्थान, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। पेपर के अंदर कभी भी गलती मत करना। चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए मेरे को बताओ, ठीक है। बिल्कुल, गण का अर्थ ही भगवान शिव है, गौर का मतलब माता पार्वती है, ठीक है। मेनली महिलाएं हैं, इस दिन अपना मतलब कि व्रत वगैरह रखती हैं भाई अपने पति की लंबी आयु के लिए, जैसे आपका करवा चौथ होता है उस तरीके से। आगे चलते, अगला प्रश्न देखो। हरियाणा के 11वें राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। हरियाणा के अंदर जो 11वें विधानसभा चुनाव है वो कब हुए थे? एक तरीके से ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। आप लोगों को सिर्फ जो अभी जो 2024 के अंदर हुए थे ना वो वाले याद रखने। अगर आपकी वो याद हुए ना तो आप पिछले वाले सारे लपेट दोगे। अच्छा जी, ऐसा कह देखो, मैं आपको बताता हूँ। एक याद रखना, जो 2024 के अंदर हुए है ना, ठीक है, वो थे आपके 15वें विधानसभा चुनाव, 15वें विधानसभा चुनाव। अब आप इससे पीछे 5-5 साल करते जाओ, इजीली लपेट जाओ। बस एक याद रखिए, इसको कैसे याद रखोगे? 15 का मतलब 15 दर, ठीक है। 24 का मतलब चुबना, जो व्यक्ति चुबन है वो दर की ठोकर खाया करे, ठीक है। 15वें ये याद रखियो बस। ये बीच मतलब आपके घटाते रहो। 14वें नंबर वाले कौन से हो जाएंगे? 2019 वाले 14वें, ठीक है। इसमें फिर घटा 13वें नंबर पे कौन से हो जाएंगे? फिर 5 साल घटाए दो 2014 वाले, ठीक है। फिर 12वें नंबर वाले कौन से? फिर 5 साल घटाए दो 2009 वाले, ठीक है। 11वें नंबर वाले कौन से हो जाएंगे? फिर 5 साल घटाए दो 2005 वाले, ठीक है। पूछे कौन से? 11वें वाले तो पूछे, तो 2005 ठोक दो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है। और अगर मान लिया आपको इस तरीके से सीरीज याद ना भी रहती तब भी तुम 5-5 साल का गैप काट लेते। मान ले तारे 11वां नंबर वाला को नहीं याद तो भी तमन्नू तो मेरा लास्ट टाइम 24 में हुए थे, तो 5-5 साल का गैप करोगे तो 4 का में तो कोई इलेक्शन है को नहीं हुए ना, 6 में इलेक्शन हुए ना 7 में इलेक्शन हुए। उस हिसाब से 2005 से आना था। ऑप्शन एलिमिनेशन का खेल था सारा का सारा, ठीक है। अगर उस तरीके से ना तो तुम इस तरीके से भी कर लेते अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाते तो। बस अभी भी बोलता तुम याद रखना 2024 वाले 15वें थे बस। उसका हिसाब फिर बैक चलते रहे। कैसे रहे? जो व्यक्ति चुभता है दर की ठोकरें खाता है बस, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हरियाणा के जींद जिले में भूतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था?
जी हमने तो सिर्फ इतना पढ़ा था भूतेश्वर मंदिर है कहाँ पर, हरियाणा के जींद जिले के अंदर। ये तो हमने कभी जीवन काल में किसी बुक के अंदर भी नहीं देखा कि भूतेश्वर मंदिर बनाया किसने था। बेटा ये सब करवा रखा है। भूतेश्वर मंदिर हमें कहाँ पर देखने मिलता है? किसने बनवाया था? प्रताप सिंह, रघुवीर सिंह, रणबीर सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रघुवीर सिंह है, रघुवीर सिंह के द्वारा क्या आपका भूतेश्वर मंदिर आपका बनाया गया था। ठीक है, और ये किसको समर्पित है? हरियाणा के अंदर जितने भी मंदिर है उसके अंदर 99% मंदिरों किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित। तो भूतेश्वर मंदिर भी किसको? भगवान शिव को क्या है? समर्पित है ये मंदिर। और ये मंदिर हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के जींद जिले के अंदर जो आपको रानी तालाब देखने को मिलता है। रानी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच, रानी तालाब के क्या है? बिल्कुल बीच में क्या है आपका ये मंदिर आपका बनवाया गया था। और रानी तालाब किसने बनवाया था? रघुवीर सिंह ने बनवाया था अपनी रानी के लिए। इसकी रानी डेली उस तालाब का मैं नहाया कर दी सारी डार्लिंग। ठीक है, उसी डार्लिंग के लिए क्या इसने स्पेशल है रानी तालाब बनाने का काम कराया था। ठीक, और वहीं पर इस मंदिर का भी जैसे जो आपका स्वर्ण मंदिर है अमृतसर के अंदर, उसी मंदिर की तर्ज पर है ये आपका मंदिर आपका बनाया गया था। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। इसके अलावा जींद को पुराने समय के अंदर क्या बोलते थे जी? जयंती नगर के नाम से बोला जाता, जयंती देवी नगर, जयंती नगर, इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, युद्ध से पहले जो पांडव थे, ठीक है, उन्होंने क्या है भाई, हाँ भाई हम लोग युद्ध के अंदर जीत जाए तो यहीं पर क्या है जयंती देवी मंदिर का निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है, कि जयंती देवी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जयंती देवी मंदिर का निर्माण, मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये करवाया गया था जी हमारा पांडवों के द्वारा। ठीक है, पांडवों के द्वारा युद्ध शुरू होने से पहले। ठीक है, जो महाभारत का युद्ध था शुरू होने से पहले क्या है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था कि हाँ भाई महाभारत का युद्ध का हम लोग विनर हो जावा, हम लोग जीत जावा, इसीलिए इसका निर्माण करवाया गया था। ओके जी, चीज हमारे समझ में। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं जींद रियासत की स्थापना किसने करी थी? कोई साथी बताएगा किसने करी थी? तो 1764 के अंदर है आपका जो एक राजा आया था, राजा गजपत सिंह। उन गजपत सिंह के द्वारा क्या है आपकी जींद रियासत की स्थापना करी गई थी। ठीक है, जींद रियासत की कोई स्थापना पूछ लेगा आप लोगों से, क्या बोलोगे? जींद रियासत की स्थापना तो राजा गजपत सिंह। कैसे? गज का मतलब होता हाथी। ठीक है, राजा गजपत सिंह, गजपत सिंह कब हुई? 1764 के अंदर। गज का मतलब ही क्या होता है? गज का मतलब होता है हाथी। ठीक है, और हाथी अगर आपके पास है तब तो आप जिंदा रहोगे, आपको कोई मार ही नहीं सकता, आप हाथी के ऊपर बैठ के। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इसके अलावा जींद के ऊपर जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया, ऐसे राजा का नाम बताओ। तो जो ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई देने लग रहा है राजा रणबीर सिंह, तो रणबीर सिंह ने क्या है जींद रियासत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया था। जींद रियासत पर जो लॉन्गेस्ट जो शासन किया था वो किसने किया था? आपका राजा रणबीर सिंह है, रणबीर सिंह ने करने का काम करा था। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे से क्या हर एक फैक्ट आप लोगों के समझ में थोड़ा मैंने आपको डीपली करवाया, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है उसके भी आप पर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है एक राजा था 1857 की क्रांति के समय जींद रियासत ने अंग्रेजों का साथ देने का काम करा। जींद वालों तारला राजा ना मठ मार दिया था, गद्दारी करो थे तम, याद कर लो तम। ठीक है, तो क्या हुआ 1857 की क्रांति के दौरान एक राजा आया था, राजा स्वरूप सिंह। ठीक है, अपना भारतीय का साथ दिया, उन्हें अंग्रेजा के लिए मिल गया। तो आपसे पूछा जाता है कि जींद रियासत का गद्दार राजा कौन सा था जिसने 1857 की क्रांति में भारतीयों का साथ नहीं दिया बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया? राजा स्वरूप सिंह। ठीक है, सकलता शरीफ दिखा था खतरनाक मानस, इस तरीके से याद रख लो। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक किस वर्ष के दौरान पारित किया गया? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। ये क्या है जी नगर पालिका संशोधन विधेयक? आप सभी को पता साल 2016 के अंदर ये पारित किया गया, 2015 के अंदर ये बनया था। ठीक है, आपसे पूछा था बनया कब था? 2015 के अंदर। ये मैंने अभी करवाया भी था, जो मैं आपको ये डी ग्रुप की सीरीज करवाने लग रहा था उसके अंदर ही मैंने आपको करवाया था। बनया 2015 के अंदर था, पारित आपका 2016 के अंदर होता। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर कुछ चेंज करेंगे भाई। अगर आप जैसे जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपका अगर आप नर हो और जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी 10वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता वो मेनली इसके अंदर आपकी ऐड करी गई थी। ठीक है, अगर आप लोग क्या है महिला हो, आप लोग क्या है महिला, ठीक है, मैंने क्या बोला अगर आप लोग है महिला हो और उस केस के अंदर साथ में अगर आप सिंपल महिला की बात है, ये महिला कौन सी महिला? जनरल कैटेगरी की है। ठीक है, या फिर आप एससी कैटेगरी के नर हो तो उस केस के अंदर आपकी योग्यता होगी 8वीं पास। ठीक है, और अगर आप महिला हो एससी कैटेगरी की, तब आपकी योग्यता होगी कौन सी? आपकी 5वीं पास। तो इसके अंदर ये डिफरेंस है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है।
ठीक है। पंचायती राज के अंदर क्या क्या चीजें ऐड करी गई आपकी, जो ये आपका नगर पालिका संशोधन विधेयक था कि अगर आप नर हो और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है जी। अगर आप महिला हो जनरल कैटेगरी से कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप अनुसूचित जाति के नर हो तब आपकी 8वीं पास योग्यता कर दी, ठीक है। और अगर आप महिला हो एससी कैटेगरी से तब आपकी 5वीं पास योग्यता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ठीक है। महिलाओं के लिए 10वीं की योग्यता नहीं थी, महिलाओं के लिए 8वीं पास थी। तो ये संशोधन आपके मेनली किए गए थे। आगे चलो जी। इसके अलावा 2-3 चीजें और भी थी। आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके ऊपर कोई बैंक का लोन उधार नहीं होना चाहिए। एंड बैंड मतलब सरकार खुद खातर कौन बनाए नियम, ये जो विधायक हैं ये सांसद खातर भी बनाओ भाई। 10वीं पास 12वीं पास ये फैल हो बड़े जेड़ा में पड़े ये बच्चे हमारे मंत्री, ठीक है। जनता ही बेवकूफ़ है भाई, इसमें इनको गाल नहीं दे सकते। सरकार है वो जनता का रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। कोई भी सरकार बने वो जनता का ही रिफ्लेक्शन है भाई, ठीक है। जनता जैसी है वैसा ही आपको सरकार का स्वरूप देखने को मिलेगा। जनता नहीं तो चुना होगा ऑटोमेटिक है, ऊपर तो थोड़ी ना बन के आए, ठीक है। अगला, हरियाणा सरकार ने हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन विधेयक के को किस वर्ष में हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन एक्ट में संशोधन करने के लिए पारित किया। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। यानी पहले तो आया आपका विधेयक, विधेयक किसको बोलते हैं, कानून को। यह जो विधेयक था, ठीक है, इसको है प्रमोशन एक्ट में, मतलब एक एक्ट बना दिया, कानून बना दिया। पहले विधेयक किसको बोलते, प्रस्ताव हो गया हमारा एक तरीके से, जो कानून का प्रस्ताव है वो लेके आए, उस प्रस्ताव को कानून के अंदर चेंज करके इसको क्या कानून के अंदर ऐड किया गया। तो संशोधन का तो समझ गया ना भाई, संशोधन का मतलब हो गया जो भी आपका चेंज किया गया, इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। तो ये किस वर्ष है ये आपका चेंज करके बनाया गया, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो ये भी हमारा जिस टाइम आपका पंचायती राज वाले के अंदर चेंज कराया गया था साल 2016, उसी के अंदर ये किया गया था। तो ये थे वे आपके टीजीटी लेवल के प्रश्न, ठीक है। नहीं अभी एक प्रश्न हो रह गया, शायद 19 हुए ना, एक हो रह गया। हरियाणा के भिवानी जिले को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार कब किया गया, ये बड़ा अच्छा प्रश्न। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किसको बोलते हैं, एनसीआर। एनसीआर याद होगा तुमको भाई, एनसीआर का एरिया, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। ये क्या कुछ सिस्टम है जी, ये है कि जो भी हरियाणा का एरिया जो दिल्ली के आसपास का इलाका है, उन इलाकों के विकास के लिए एनसीआर बनाया गया था। लेकिन इस एनसीआर का नुकसान भी है, जैसे भिवानी जिला दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। और दिल्ली का और भिवानी का कोई रिलेशन भी नहीं है, फिर भी भिवानी को एनसीआर के अंदर शुमार कर रखा है। जो भी रूल आपके दिल्ली का में लागू हो, नुक्के नु आपके भिवानी एनसीआर का में भी लागू हुआ है, ठीक है। तो भिवानी वाले ने बहुत तकलीफ हो, भिवानी वाले का मना एनसीआर बाहर काट दिया, जो हिसार है, हिसार एनसीआर में को नहीं, तो कोई रूल लागू को नहीं होंगे ना, सिरसा एनसीआर में ना फतेहाबाद एनसीआर में, ठीक है। तो ये बच रहे, हांसी नया बने, हांसी भी एनसीआर में नहीं। बहुत बच्चों का डाउट होगा कि हांसी एनसीआर में नहीं, हांसी भी एनसीआर में नहीं है, ठीक है। तो जुलाई 2013 के अंदर क्या है, जो भिवानी जिला है, भिवानी जिले को भी आपके एनसीआर में शुमार किया गया। उसके बाद जब भिवानी से आपका चरखी दादरी अलग हुआ, ठीक है, तो जब चरखी दादरी अलग हुआ 2016 के अंदर आपका, ठीक है, तो उसके बाद क्या चरखी दादरी भी आपका सिंपल सी बात है, जब भिवानी एनसीआर में, तो एनसीआर के क्षेत्र से कोई क्षेत्र अलग होकर बनेगा तो वो भी एनसीआर में होगा, ठीक है। तो भिवानी से अलग होकर क्या बने आपका चरखी दादरी। जो चरखी दादरी भी क्या साल 2016 के अंदर क्या है, एनसीआर के अंदर आ गया, जो कि हरियाणा का 22वां जिला था। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ठीक है। ये आपका एनसीआर का सिस्टम था। लेकिन अब आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि एक संशोधन चलने लगे रहा, उसके अंदर कोशिश करने लग रहे हैं कि भाई ये जो इतना सारा एरिया है इसको एनसीआर के अंदर शुमार ना किया जाए। भिवानी हो गया, ठीक है, जींद का एरिया हो गया, यहाँ पर ये बहुत दूर पड़ते हैं दिल्ली से, तो इसको एनसीआर से बाहर किया जाए ताकि इन क्षेत्रों के ऊपर कोई भी आंच ना आए। तो ये प्रश्न था भाई, ठीक है। तो ये थे भाई टीजीटी लेवल के पर्सन, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। पीजीटी था घनी मुश्किल हरियाणा जी के, टीजीटी का मैं दे रखी थोड़ी सी ज्यादा डीप पूछ रखी थी, ठीक है। अब आप ही कराएंगे पीआरटी, प्राइमरी टीचर्स, पीआरटी लेवल के, ठीक है। पीआरटी जिसको जेबीटी भी बोल देते, जूनियर बेसिक टीचर, इस लेवल के जो आपके 10% थे, अब आप ही इनको करने का काम करेंगे। आओ उसके बाद क्लास को करें खत्म। एडीओ वाले मेरे सप्ताह हो जाएंगे कि कितने मिनट की क्लास होगी, 10 सेकंड रुकेंगे, 1 घंटा 4 मिनट की क्लास होगी। एडी वाले तो कई बार ना भी होना पाऊँ भाई, आज फिर घनी लंबी क्लास 2 घंटे खींच जाएगी, सौदा कर देंगे फिर बिना टेंशन लो। एक सेकंड रुको भाई, कुछ आया क्या देख। चलो चलते हैं अगला प्रश्न हमारे पास, आदर्श संस्कृति स्कूल खोलने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा। ये आदर्श संस्कृति स्कूल ये कौन से हैं, ये हमारे पास है जी मॉडल संस्कृति स्कूल। ये क्या कुछ सिस्टम है मॉडल संस्कृति। हरियाणा सरकार ऐसे बोली कि हम ना प्राइवेट स्कूल फैल करने हैं,
हरियाणा के सरकारी स्कूल भी जो प्राइवेट स्कूल है उस लेवल के होने चाहिए, तो इसलिए सरकार ने एक नई योजना चलाई जिसका नाम था मॉडल संस्कृति स्कूल। अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आने लग रही, भैया सरकार दोगला स्वभाव कैसे खेलती है। एक तरफ तो सरकार ये बोलने लग रही है कि आपने देखा वो कौन सा एक्ट है, उस एक्ट के तहत भाई हम लोग जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको भी प्राइवेट के अंदर फ्री में पढ़ने का हक है, राइट टू एजुकेशन है, सरकार उसके पैसे देगी एंड बैंड सेंड, उनको प्राइवेट स्कूलों के अंदर भेजने लग रही है। भाई जब तुम्हें मतलब कि तुम्हें ये चीज करने की जरूरत क्यों है, मेरे ये नहीं समझ में आने लग रही। तुम अपने स्कूलों को इतना अच्छा बनाओ ना कि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के अंदर जाना ही ना पड़े, तुम तो खुद उनको प्राइवेट स्कूल के अंदर भेजने के लिए प्रमोट करने लग रहे हो। तो ये गलत सिस्टम है ना, और ऊपर से तुम ये चलाते हो मॉडल संस्कृति स्कूल। तो मॉडल संस्कृति स्कूल क्या है, मेनली तो ये योजना 2007-8 के अंदर शुरू हो गई थी। मेनली ये योजना क्या है, 2007-8 में कांग्रेस के टाइम पर स्टार्ट हुई थी, लेकिन उस टाइम ये योजना लागू नहीं हुई। ठीक है, सिर्फ स्टार्ट हुई, किसी ने लागू को नहीं करी। सरकार की नीति खराब थी कांग्रेस की, ये सारी पार्टी एक के जैसी हैं। मैं नु को नहीं कि हाँ भाई मैं इस पार्टी का विरोध नहीं, इसका समर्थन, सारी एक जैसे, सारे दल्ले हैं, सारे A to Z। ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने इस योजना की स्टार्टिंग करी, लेकिन उस टाइम ये लागू नहीं। उसके बाद आई बीजेपी की सरकार, बीजेपी वालों ने 2020-21 के अंदर इस योजना के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, 2020-21 के अंदर। अब इस योजना के अंदर क्या था, इस योजना के अंदर इन्होंने बोला कि जितने भी हम लोग क्या, एक प्राइवेट मॉडल संस्कृति स्कूल, प्राइवेट स्कूल है ना, उनकी तर्ज पर स्कूल बनाएंगे, और ये स्कूल होंगे टोटली इंग्लिश मीडियम, कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम होंगे। और जो भी इसके अंदर टीचर होंगे हो तो ये सरकारी टीचर है। जैसे सरकारी स्कूल, जैसे मान लिया एक नॉर्मल सरकारी स्कूल, उसका मतलब 10 टीचर लग रहे हैं, तो उनका टेस्ट ले होंगे, उस टेस्ट का मतलब जोन से 2-3 टीचर पास होंगे, उनको मॉडल संस्कृति में भेजा जाएगा। यानी जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनको और अच्छी नॉलेज है, उनको मॉडल संस्कृति में भेजा जाएगा। इंग्लिश मीडियम के होंगे, CBSE से मान्यता प्राप्त होंगे, हरियाणा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं होंगे, CBSE से मान्यता प्राप्त होंगे, ताकि बच्चों को फीलिंग आए कि हम लोग प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके स्टार्ट करेंगे। तो पहली बार पूछा, पहला स्कूल आपका कहां से, हरियाणा के झज्जर के अंदर। इसको कहते हैं झज्जर के हालात कुछ ज्यादा ही जर्जर थे, ज्यादा ही खराब थे, तो इसलिए हमने सबसे पहले झज्जर से ये योजना स्टार्ट करी। हाँ भाई, झज्जर के हालात ज्यादा खराब, हम लोग यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। चीजें समझ में आई या नहीं। वर्तमान में बहुत सारे आपको मॉडल संस्कृति स्कूल देखने को मिलते हैं। हरियाणा के अंदर लगभग 150 के करीब आपको ये स्कूल देखने को मिलेंगे। आगे चलें, चलो जी। हरियाणा निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र से संबंधित ये तो करवा रखा है, ये तो सबने पढ़ रखा हुआ। कौन सा था, ट्रांस गंगा मैदानी क्षेत्र बताए तो थे। कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा था, ट्रांस गंगा मैदानी, सबको पता है। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन ऐतिहासिक मस्जिद रोहतक से झज्जर रोड द्वारा 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुजाना गांव में स्थित है, बताओ भाई। दुजाना गांव के अंदर दूजन लागे, हाथ दूजन लागे, याद करो किसके हाथ दूजिया करें। कोई भी काम काज करने के बाद क्या अक्सर हमारे हाथ दूजने लगते। मैंने आपको याद कर, दूजन, काजी की मस्जिद ट्रिक से याद करवाई थी। काजी की मस्जिद कहां पर है, दुजाना गांव के अंदर हमको देखने को मिलती है। बहुत बार एग्जाम के अंदर आई और मल्टीपल टाइम करवाई हुई थी। इसके अंदर स्पेशल एक चीज मैंने आपका, मली वाले का डेरा, इसके संस्थापक कौन है भाई। तो इसके जो संस्थापक है वो हमारे कौन है, उसके संस्थापक हमारे पास श्री स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, ऑप्शन नंबर सी। जो शंकराचार्य का नाम भी दे रखे, काम कोठी पीठ के शंकराचार्य मंदिर। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ, ठीक है, उसका निर्माण कर, रथ की दिशा पूर्व दिशा के अंदर है, ये वही है। अभी आप ने पढ़ा था। ठीक है, यहां पर कौन आ जाएगा, श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज। इनको क्या बाबा काली कमली वाले जो डेरा है उसके संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। और जो विशुद्धानंद जी महाराज, इनको क्यों जाना, क्योंकि ये काली काली रंग की कांबड़ी ओढ़ी हंड्या कर दे। ठीक है, इसकी वजह से इनको इस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमें कुरुक्षेत्र के अंदर है बिरला मंदिर भी देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिरला मंदिर। ठीक है, बिरला मंदिर हमें कहां पर देखने को मिलता है, हरियाणा का जो सबसे बड़ा जो मंदिर, उन मंदिरों के अंदर शुमार है बिरला मंदिर। याद करो, टाटा बिरला तो यार बहुत बड़ा मानस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। इसका निर्माण किसने करवाया, 1952 के अंदर जुगल किशोर नाम का एक व्यक्तित्व था। ठीक है, कौन था, जुगल किशोर नाम का एक व्यक्तित्व था। उसके द्वारा क्या आपका किस मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो टाटा बिरला मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ओके जी। इसके अलावा भद्रकाली मंदिर, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, सारे मंदिर करवा रखे हैं बैच के अंदर अच्छे से, डी ग्रुप वाले के अंदर। भद्रकाली मंदिर ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। इसकी क्या कुछ खास बात है, ये आपकी जितने भी आपकी मतलब कि जो माता सती थी आपकी, ठीक है, माता सती का जो 16 पैराड़ा टखना था वो आड़े आगे पड़ा था, नु मान्या करें लोग।
ठीक है, तो इसका नाम है कौन सा आपका भद्रकाली मंदिर। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने क्या यहाँ पर जीत के लिए पूजा की थी कि यहाँ पे मारुति जितवा दिए, ये वही सेम पूजा की यहाँ पर जींद के अंदर भी करी थी, याद करो। जयंती देवी का मंदिर बनवाया था, सेम टू सेम आपका यहीं पर करवाया था। ओके जी, यहाँ पर इसके अलावा जो घोड़े हैं, घोड़े दान के रूप में चढ़ाए जाते हैं इसी मंदिर के अंदर, ऐसा भी माना जाता है। ओके जी, अगला प्रश्न हमारे पास, हरियाणा के राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान किसका? हरियाणा हो चाहे अपना भारत देश हो, अगर पुराने टाइम के बात पूछ ले, मान लिया जिस टाइम हरियाणा बना था उस टाइम के अंदर पूछ ले, तो उस टाइम तो था एग्रीकल्चर सेक्टर। वर्तमान की अगर अभी बात करें तो वर्तमान में जो हमारा सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर कौन सा होता है? जैसे मैं धरती यूट्यूब पर पढ़ाऊं, सर्विस देऊं, सेवा देऊं, तो हम सरकारी नौकरी करो, यानी आज के दिन में सर्विस सेक्टर का मेन बोलबाला है। पुराने टाइम के अंदर किस सेक्टर का था? एग्रीकल्चर सेक्टर का था। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगला, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? तोमर राजा था, उसके द्वारा क्या बनाया गया? सोना कुंड, सूरज कुंड, शाहजहां, या इनमें से सॉरी शाहजहां की बावड़ी, मैं सोचा सिर्फ शाहजहां, मैं शाहजहां इसने कुकर बनवा दिया। ठीक है, बताओ भाई क्या बनवाया गया? पानी की घुट मार लो। एक घंटा 14 मिनट की क्लास हुई बे, तो 10 मिनट का टाइम और लूंगा, 10 मिनट में सारा करवा दूँ पूरा वैसे, फिर कुछ बच्चे को नहीं। ठीक है, तो जो आपका सूरज कुंड था, सूरज कुंड हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर सूरज कुंड देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा? जो तोमर राजा हुआ करता जिसका नाम था सूरजपाल। ठीक है, क्या नाम था? तोमर राजा था सूरजपाल, करवा रखा है सारा का सारा। ठीक है, सूरजपाल जो था तोमर राजा, इनके द्वारा क्या है इसका आपका निर्माण आपका करवाया गया था। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। ठीक है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, सूरज कुंड का निर्माण तोमर राजा सूरजपाल के द्वारा आपका करवाया गया था। ठीक है, ओके जी। इसके अलावा सोना कुंड ये हमें कहां पर मिलता है? सोना कुंड हमें कहां पर मिलता है? सोना कुंड हमें गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। गर्म पानी का झरना है, गर्म पानी का चश्मा हम लोग बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर इसके अंदर कोई भी नहाता सोना कुंड के अंदर, ठीक है, तो उसके अगर कोई भी मान लिया चर्म रोग है, चर्म रोग का मतलब स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी, तो वो आपकी ठीक हो जाती है। ठीक है, ओके जी। अगला प्रश्न, जिला हिसार व करनाल में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है? शोरा, सबना बेरा। शोरा किस लिए? अगर बारूद की फैक्ट्री होगी और एंड बैंड हो गए, इनका में यूज होगा शोरा। ठीक है, संगमरमर हो गया, सप्तागणागढ़ मिला, महेंद्रगढ़ नारनौल का में। मैक्सिमम खनिज आपको महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर देखने को मिलते हैं। हिसार करनाल का मतलब शोरा है। ये छोटे मोटे आइटम यही हमको देखने को मिलते हैं। कच्चा लोहा हो गया, यो भी आपका महेंद्रगढ़ हो गया, भिवानी हो गया, इस एरिया के अंदर देखने को मिला। चूना पत्थर यो आपका पंचकुला और महेंद्रगढ़ दोनों जगह देखने को मिला। मेनली महेंद्रगढ़ है सारे से। इलना पत्थर यो भी रहा, इलना पत्थर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चरखी दादरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है इलना पत्थर। हर साल एग्जाम के अंदर था। इलना पत्थर हमें कहां पर देखने को मिलता है? चरखी दादरी के अंदर। इसको मत महेंद्रगढ़ ठोके ही हो। चरखी दादरी के अंदर हमें कौन सा देखने को मिलता है? इलना पत्थर देखने को मिलता है। कौन सा गांव है? गांव भी कई बार पूछ ले हो, तो गांव कौन सा आपका? कल्याण गांव है, उस गांव का में पाया जाओ है। ओके जी, चीज भी हमको पता लग गई। ठीक है, ऐसा इसको इलना पत्थर बोला गया क्योंकि थोड़ा सॉफ्टी पत्थर है, इसका हाथ लगाए तो जेली है, जेली जैसा पत्थर, इसलिए इसको ये बोला जाता है। ओके जी। अगला प्रश्न, हरियाणा में कुल संसदीय सीटें हैं, पार्लियामेंट की कितनी सीटें? 10। जिस टाइम हरियाणा बना था 7, उसका पाछा 9 कर दी गई। 9 पाछा फिर कितनी कर दी गई? 10 साल पाछा और बढ़ाई गई, कितनी कर दी गई? 10 कर दी गई। ठीक है जी, वर्तमान में कितनी? 10 है। राज्यसभा की 5 है, विधानसभा की 90 है। आरक्षित कितनी है संसदीय सीटें? 2 है, अंबाला और सिरसा। ठीक है जी, आगे चलो। गुरुग्राम जिले के सराय अलावर्दी गांव में मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? अलावर्दी गांव के अंदर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताओ। सराय अलावर्दी गांव करवाया था अलग से स्पेशल, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। बोलो, मस्जिद का निर्माण किसने करवाया सराय अलावर्दी गांव के अंदर? अलावर्दी नाम से देख लो, ऐसे अलावर्दी, ऐसे अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक था। ठीक है, खिलजी वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। ट्रिक नहीं करवाई थी तुमको, सख्त सा लोंडा, ट्रिक ये याद रखना, सख्त सा लोंडा। ऐसे बन गया सलेव डायनेस्टी, गुलाम वंश सबसे पहला था। कैसे बन गया? खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश दूसरा। टी से तुगलक, ऐसे सैयद खिजर खान संस्थापक था। एलडी से लोधी वंश आपका। चीजें समझ में आई नहीं? आपसे पूछ ले, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी, पहला वंश स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। ठीक है, स्पेशल सारे ट्रिक से याद करवा रखे थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या सराय अलावर्दी गांव के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाने का काम करा था। बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, चले आगे, चलो जी। अगला प्रश्न आता है, वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर के अंदर है? तो वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के अंबाला शहर के अंदर में वार हीरो मेमोरियल। ये भी बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न, ये मैं यहां पर देखने को मिलता है। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं हरियाणा के अंदर वीर शहीदों का गांव किसको बोला जाता है? आप लोगों का होमवर्क कमेंट करके बताना, हरियाणा के अंदर वीर शहीदों का गांव किसको बोला जाता है। अब भाई जितने भी हमारे एस्टेट की जो तीनों शिफ्ट थी, एस्टेट की तीनों शिफ्ट थी, पीजीटी,
टीजीटी और पीआरटी, जिसको जेबीटी भी बोल देते हैं, तीनों शिफ्टों के अंदर जो हरियाणा जीके के 30% आए थे, आप इन्हें 300 के 300% लपेट दिए। अब आप जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे जी एडीए के, ठीक है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के। ओके, बिल्कुल सिंपल है। थोड़े से आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिखेंगे, इसके अंदर आप ज्यादा समय वेस्ट नहीं करें, सीधे आंसर मारा है। हरियाणा में यह प्रथा कथन दे रखा है कि गुड़चड़ी के बाद लड़का दुल्हन के बिना अपने घर नहीं लौटता है। क्या हरियाणा के अंदर यह प्रथा? बिल्कुल है जी। यानी गुड़चड़ी, जैसे मान लिया तो हम घोड़ा पर चढ़ गए, ठीक है, ये तो तारी उम्र को नहीं आई गुड़चड़ी की, जैसे तुम नौकरी लगोगे तब तुम्हें घोड़ी पे चढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारी गुड़चड़ी होगी, ठीक है, गुड़चड़ी होने के बाद भाई देखो एग्जामिनर ना बिनु देखना चाहिए यार, इस तरीके के प्रश्न ना पूछें, ठीक है, बच्चों की भावनाएं आहत होती है यार, ठीक है। जैसे आप गुड़चड़ी पे चढ़ते हो, गुड़चड़ी होती है, तो उसके बाद लड़का घर पे एंट्री नहीं करता, वो डायरेक्ट दुल्हन को लाने के बाद ही घर पे एंट्री करता है। हरियाणा के अंदर रिवाज है, बिल्कुल है जी। दूसरा, जब भात दिया जाता, भात आया कर है, भात दिया तो लड़के या लड़की के पिता आरता या मीना की रस्म करते हैं, गलत है। पिता थोड़ी ना कराया करे, माँ कराया करे यार, अपनी माँ को खड़ी आया करे, आरता के लो नु नु मीणा करे, नु मीणा करे, नु देखो जोड़ी के लो मीणा करे, ठीक है, फिर आरता कराया करे, हर एक भाती का याद होगा, ठीक, तो माँ कराया करे, पिता थोड़ी ना कराया करे। तो कथन एक सही है, कथन दो गलत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तीज या हरियाली तीज त्योहार जो सावन के महीने में, सावन का महीना में तीज आया करे, बिल्कुल आया करे। दूसरा, मकर संक्रांति कार्तिक महीने में, अरे मकर संक्रांति संक्रांत कद आया करे? संक्रांत तो जनवरी का महीना का है, कार्तिक महीना की ट्रिक कौन बताई थी? कार्तिक का मैं तो दिवाली आया करे, याद करो मैंने ट्रिक बताई थी, दिवाली के ऊपर इतने बॉम्ब फेंके जाते हैं कि मैं अपनी कार तक भी नहीं जा पाता, याद करो, उससे इजिली बता सकते थे, ठीक है। या फिर आश्विन, आश्विन से बढ़िया असीविन, हम लोग विन हो गए। विन कब होते हैं? दशहरे के ऊपर, दशहरा आपका आश्विन के महीने के अंदर होता है, ट्रिक से करवा रखे इंडिया जीके के अंदर, ठीक है। तो कथन एक सही है, कथन दो हमारा गलत है। सिंपल सा प्रश्न था, बेसिक और एंड बैंड है, ये मैं आपको कल हरियाणा, क्योंकि अभी मेरी और भी क्लास है भाई, साइंस की क्लास है, बैच के अंदर मुझे लेनी है, ठीक है, तो मैं थोड़ा लेट हो गया, 11:30 का समय हो चुका है, तो ये जो प्रश्न बच गए इनना थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके है मैं जो आपकी कल क्लास लेके आऊंगा ना, हरियाणा सीटी ग्रुप डी की, कल भी सेम टाइम सेम जगह आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर, ठीक है। उस क्लास के अंदर मैं आपको ये जो बचे हुए एडीए के प्रश्न वो आपको करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी भाई मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ, क्योंकि प्रश्न देखो बहुत सारे रह रहे हैं अभी, ठीक है। टोटल आपके 43 प्रश्न है, और अभी तो सारे कुछ हुए को नहीं, मैंने शायद 1 या 2 प्रश्न करवाया है एडीए का, 2 करवाए हैं, ठीक है, 2 के भी 3 हुए हैं, बाकी बच्चे हुए आप ही कल करने का काम करें, सारे के सारे बच्चों इकट्ठे करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो कैसी लगी, क्या कुछ आपको मजा, एचपीएससी कंडक्ट करवाती है एडीए के प्रश्न, ठीक है, प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन में आपको मजा आया नहीं आया, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना, लंडा ले लो, खा जाओ फटाफट। और जिसको भी हरियाणा सीटी ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कर लेना, उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो सीटी ग्रुप डी का कोर्स मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो हमारे साथ मिलकर, ठीक है। और अगर आपको कोड लगाना तो HR50 कैपिटल अक्षर के अंदर कोड लगा लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है भाई। लंडा ले लो, खा जाओ फटाफट।